हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 107 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास 1206 से लेकर 1550 तक। दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें जो दिल्ली सल्तनत थी उसका शासनकाल था। अब दिल्ली पे 1206 में गुलाम वंश की ने शासन की नींव रखी थी। उसके बाद उनका शासनकाल 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक। 1320 के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश ने 1414 तक शासन किया। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासन रहा। और 1451 के बाद 1526 तक, जब तक बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर दिया, तब तक लोधी वंश का शासन रहा। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जो सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तकनीकी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक संगठन किस तरह का था, इनको जो प्रशासन था वो क्या था, चित्रकला वगैरह किस तरह से इसमें इनकी उसका विकास हुआ। इसमें हमने शामिल किए हैं जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे गए हैं जिनके आने की संभावना अगले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम इनको क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों, चलते वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगोलों के प्रति दिल्ली सुल्तानों की नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिसीज ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स टुवर्ड्स द मंगोल्स। तो दोस्तों, जो मंगोल्स थे, जो अपना चीन का इलाका है, जिसमें चंगेज खान इस टाइम तक उभर के आया था। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान का जो आतंक था वो बहुत ज़्यादा था। तो उनसे जो दिल्ली सल्तनत थी, उनके सुल्तानों ने उनसे किस तरह की अपनी नीति बनाई थी उनसे निपटने के लिए। तो अगर हम प्रोफेसर के निजामी देखें तो उसने सल्तनत द्वारा मंगोल खतरे की ओर अपनाए गए दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा है। पहला तो इन्होंने किस किस श्रेणी में रखा है कि पृथकता, तुष्टीकरण और विरोध। तो जो पृथकता वाली नीति थी, मतलब कि अपने को अलग कर लेना, बीच में एक ऐसा बफर स्टेट बना दो, मंगोल और जो भारत दिल्ली है उसके साम्राज्य के बीच में एक ऐसा बफर स्टेट सा क्रिएट कर दो जिससे कि मंगोल भारत में आ ही ना सके। तो ये जो पृथकता की नीति है, ये इल्तुतमिश ने इसका अनुसरण किया था। अब हालांकि जो इल्तुतमिश था उसको भली भांति पता था, क्योंकि अभी अभी उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो उसको जो भी कमजोरियां थी उनकी जानकारी थी। इसीलिए उसने क्या किया था, पृथकता की नीति का अनुसरण किया था। सुल्तान के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है कि जब तक चंगेज खान जीवित रहा, चंगेज खान कब तक जीवित रहा, 1227 ईस्वी तक, तब तक इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम की ओर कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। क्योंकि उसको पता था कि अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर सैन्य अभियान भेजेंगे तो निश्चित ही हम उनके मंगोलों के संपर्क में आ जाएंगे, और अगर एक बार मंगोल चंगेज खान हमारे यहाँ आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित होगा। इल्तुतमिश की पृथकता की नीति से तुष्टीकरण की नीति की ओर बदलाव उस समय हुआ जब सल्तनत की सीमाओं को लाहौर और मुल्तान तक बढ़ा दिया गया। जैसे ही चंगेज खान की मृत्यु हो गई तो जो मंगोलों का खतरा था, हालांकि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी, वो कम हो गई थी। तो फिर जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने अपनी जो जब अब तक इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम पे हमला किया नहीं था, अपने जो स्टेट्स थे उनको आगे नहीं बढ़ाया था, राज्य को, अपने साम्राज्य को, लेकिन जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई तो उसने उसको आगे तक बढ़ा लिया। इस नीति के कारण मंगोल आक्रमणों के सम्मुख सल्तनत प्रत्यक्ष तौर पर आ गई, क्योंकि अब दोनों के मध्य बफर स्टेट नहीं रहा, कोई भी मध्यवर्ती राज्य नहीं रहा। जैसा कि हमने देखा पहले, वो इल्तुतमिश ने एक बफर स्टेट बना के रखा था, बीच में एक ऐसा राज्य था जो मंगोल और भारत के बीच में पड़ता था। लेकिन जैसे ये जो तुष्टीकरण की नीति आई तो इन्होंने बफर स्टेट को खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट ये एक दूसरे से इनका डायरेक्ट का क्लैश हो गया। बमियान के हसन कृलग ने रजिया सुल्तान के सम्मुख मंगोल विरोधी गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा, किंतु उसने प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि उसने मंगोलों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया।
दिल्ली सल्तनत की नीति में विशेष परिवर्तन बलबन के शासनकाल में हुआ। कुल मिलाकर ये विरोध का समय था। तो जो रजिया सुल्तान थी उसने किसकी नीति अपनाई थी? तुष्टीकरण की। उसके बाद जो विरोध की नीति थी वो किसने अपनाई? वो बलबन ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इल्तुतमिश था तो उसने मंगोलों के प्रति जो पृथकता की नीति का अनुपालन किया। रजिया सुल्तान थी उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और जो बलबन था उसने विरोध की नीति अपनाई। बलबन अधिकतर समय दिल्ली में ही रहा। उसकी मुख्य ताकत मंगोलों को रोकने में ही लगी रही और उसने उनको ब्यास नदी से दूर रखने में सफलता भी प्राप्त की। तो जो बलबन था उसने ब्यास नदी से इस बार मंगोलों को नहीं आने दिया। उसने लगातार युद्ध किया मंगोलों के साथ में। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध बल एवं कूटनीति दोनों का प्रयोग किया। ब्यास नदी के पार मंगोलों के विस्तार को रोकने के लिए भटिंडा, सुनाम, समाना ये जो किले थे इनकी मरम्मत कराई गई थी और इनको मजबूती प्रदान करी गई थी। बलबन को जो पुत्र था राजकुमार वो प्रत्येक वर्ष मंगोलों के विरुद्ध सैनिक अभियान में जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी प्रमुख नीतियां एक तो पृथकता की थी, दूसरी तुष्टीकरण की थी और तीसरी विरोध की नीति थी। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत राजनीति में 40 के गुट या तुर्कान ए चहलगानी ने क्या भूमिका अदा की? तो दोस्तों ये जो 40 का गुट था इसको चालीसा भी बोलते थे और इसको बंदे चहलगानी भी बोलते थे या बंदगान ए चहलगानी भी बोलते थे। मूलतः इसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। जो तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क गुलाम अधिकारियों के समूह का निर्माण जो है वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। साहस तथा वीरता में ये दक्ष थे। क्षेत्र विशेष में शासन करके उत्तम गुणों से संपन्न थे। तो मतलब ये काफी साहसी लोग थे और योद्धा लोग थे और जो कुलीन वर्ग कह सकते हैं उस तरह के ये लोग थे इसमें 40 में। इन गुलाम अधिकारियों ने युद्ध कला में सुप्रशिक्षित होने के साथ साथ फारसी, अरबी और शरीयत का शैक्षिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। तो ये इसके जो चालीसा के जो सदस्य थे वो योद्धा तो थे ही थे, साथ साथ में वो पढ़े लिखे और विद्वान भी थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे विशेषता राज निर्माताओं के रूप में उभरे तथा अंततः बलबन जो 40 के समूह का एक सदस्य था के सिंहासन आरोहण के साथ उन्होंने राजसत्ता हासिल कर ली। तो दोस्तों जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई उसके बाद उनका जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर वही जो चालीसा के सदस्य थे वही राजा को बनाने और राजा को उतारने लगे गद्दी से। इसके बाद में जो बलबन था वो बलबन खुद चालीसा का एक सदस्य था, लेकिन बलबन ने जो गुलाम वंश का अंत आते आते खुद से सत्ता हथिया ली। तो मतलब ये लास्ट टाइम तक इतने पावरफुल हो चुके थे। रजिया को तुर्क दासों की बढ़ती हुई शक्ति का एहसास हो गया था। उसने एक समानांतर प्रतिरोधी उमरा वर्ग को सृजित कर इन्हें प्रतिसंतुलित करने की कोशिश की। जो रजिया सुल्तान थी जिसका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक था, तो उसने इनको जो इनकी बढ़ती हुई शक्ति थी उससे लेकर वो चिंतित थी कि हाँ ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए उसने इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक अलग वर्ग बनाया जिसको उमरा बोलते थे। बहराम शाह के अधीन 40 सरदारों का यह समूह नायब ए ममालकत का पद सृजित करने में सक्षम हुआ, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य समानांतर सत्ता केंद्र स्थापित करना और राजशाही की शक्ति को कमजोर करना था। तो ये जो इनका चालीसा का जो गुट था इसने बहराम शाह के अधीन क्या किया कि जो एक नायब ए ममालमत का पद सृजित किया और जो क्या करता था एक समानांतर सरकार चलाता था। किसके? जो राजा की सरकार होती थी उसकी कमजोर करने के लिए, राजा की सरकार को कमजोर करने के लिए। अब इनमें सबसे प्रमुख यही थे, मलिक इजुद्दीन है, कबीर खान है, अयाज है, ये सब महत्वपूर्ण 40 सरदारों में से थे। इल्तुतमिश ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये तुर्क गुलाम उन्हें जिन्हें उसने इतने प्यार और विश्वास के साथ पाला पोसा था और सर्वोच्च पदों तक पहुंचाया था, वे एक दिन उसके वंशजों की सिलसिलेवार हत्याओं के लिए जिम्मेदार होंगे तथा एक दिन पूर्ण रूप से उसकी पुरुष संतानों का नामो निशान मिटा देंगे। तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था, लेकिन उसने ऐसा तो सोचा नहीं था कि ये बाद में इस तरह से इतने शक्तिशाली हो जाएंगे और ये सुल्तानों को ही उनका वंश खत्म कर देंगे। जब समान शक्ति ये सब जो थे वो समान शक्ति धारण करते थे, एक ही मालिक के गुलाम होने के कारण आपस में बराबरी का दावा करते थे और उन्होंने एक समूह तुर्क दासों का निर्माण किया था। बर्नी ने उल्लेख किया है कि उनका दावा था
मैं और कोई नहीं, तुम क्या हो जो मैं नहीं, और तुम क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने इनका निर्माण किया। इसके बाद ये धीरे धीरे इतने पावरफुल हो गए कि इन्हीं का एक सदस्य जो बलवंत था, बाद में जो राजा बना था, तो वो इन्हीं का एक सदस्य था। तो ये बाद में सत्ता भी इन्होंने हथिया ली थी। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इंसा या पत्र लेखन परंपरा। तो जो इंसा थी, जो पत्र लेखन परंपरा थी, इसके बारे में देखते हैं। इंसा जो है, इसका मतलब होता है सृजन, किसी चीज का सृजन करना, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। मध्यकाल के संदर्भ में ये व्यक्तिगत पत्रों और राज्य के पत्राचारों को दर्शाता है। जो मध्यकाल में जो इंसा था, इसका जो प्रयोग हो रहा था, वो किसके संबंध में हो रहा था मध्यकाल में? पत्र और जो राज्य जो पत्राचार करता था एक जगह से दूसरी जगह, उसके संदर्भ में हो रहा था। वे मध्यकाल के दौरान प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां थीं और विचारों के साथ साथ प्रशासन के कामकाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देते थे। सल्तनत काल के इंसा संग्रह जो आज प्राप्त होते हैं, वे मात्र कुछ ही हैं, और उनमें सबसे प्रमुख है अमीर खुसरो की एजाज ए खुसरवी और आइनुल मुल्क, अब्दुल्ला बिन मेहरू की इंसा ए मेहरू। तो जो इंसाएं थी, ये किस किस की प्राप्त हुई हैं? एक तो जो हमारे अमीर खुसरो हैं, उनकी एक एजाज ए खुसरवी प्राप्त हुई है, और दूसरी आइनुल मुल्क प्राप्त हुई है, और अब्दुल्ला बिन मेहरू की इंसाई मेहरू। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण इंसाएं हैं जो मध्यकाल की, जो सल्तनत काल की हैं, वो हमें आज प्राप्त हुई हैं। 15वीं-16वीं सदी में दक्कन में रचित सर्वश्रेष्ठ इंसा संग्रह ख्वाजा जहां महमूद गावा की रियाज उल इंसा और शाह ताकिर हुसैनी की इंसाए ताहिर है। तो ये जो दक्कन के जो लेखक थे, उन्होंने लिखी कि कौन कौन सी? ख्वाजा जहां महमूद गावा ने रियाज उल इंसा और शाह ताहिर हुसैनी की इंसाए ताहिर, ये भी कुछ महत्वपूर्ण इनके इंसाएं हैं। इंसा साहित्य का सीधा संबंध दिल्ली सुल्तानों और बाद में मुगलों की कार्यालयी पद्धतियों से था। जो इंसा साहित्य था, ये सीधा जो इसका मतलब था कि दिल्ली सुल्तान के जो साम्राज्य है, उसके बीच में क्या पत्राचार हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और बाद में ये फिर मुगल कार्यालय में भी इसी तरह से इनका इस्तेमाल होता था। दो प्रकार के इंसा थे, तो दोनों प्रकार में कौन कौन से थे? एक तो पत्र लेखन शैली से संबंधित था, दूसरा था वास्तविक दस्तावेज या पत्र या पत्राचार। एक जो ये क्या था कि पत्र एक दूसरे को, पत्र लेखन शैली की किस प्रकार से लेखन है उसका, और दूसरा कि दस्तावेज मतलब उनको सहेजना, कोई भी पत्राचार वगैरह है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उनको जो राजकीय है, तो उनको बाद के लिए संभाल के रखना। तो इस तरह के दो इंसा थे। जहां अमीर खुसरो की इंसा लेखन शैली की अत्यधिक अलंकृत है, वहीं इंसा ये मेहरू अपेक्षाकृत सरल रूप में लिखी गई है। अमीर खुसरो का इंसा संग्रह इस अर्थ में भी उपयोगी है कि इन पत्रों के माध्यम से हमें उस अवधि की विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक शख्सियतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो अमीर खुसरो का इंसा है, उससे हमें क्या किस किस की जानकारी मिलती है? जो उस समय का जो साहित्य था, उस समय की जो सामाजिक शख्सियतें थी, मतलब लोग कैसे थे या उनका सामाजिक संगठन किस तरह का था, इसके बारे में जानकारी भी मिलती है। ये किस किस पे और जानकारी देता है? समकालीन प्रशासन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और उस समय की धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं, तो इनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी इससे हमें मिलती है। इंसाए मेहरू मेहरू के व्यक्तिगत पत्राचार का एक संग्रह है। उनके विशेष रूप से महत्वपूर्ण पत्र वह हैं जो उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान मुल्तान के गवर्नर के रूप में लिखे थे। तो जो इंसाए मेहरू है, उसमें जो मेहरू के व्यक्तिगत पत्र हैं, उनको शामिल किया गया, और उन पत्रों में जब वो गवर्नर थे मुल्तान के, तो वो जो दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था उस समय, तो उसको जो पत्र लिखते थे, उनका संग्रह किसमें है? इंसाए मेहरू में किया गया है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ईसामी। तो दोस्तों, ईसामी जो था, वो एक लेखक था मध्यकाल का, जो सल्तनत काल था उसका ये लेखक था एक। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ईसामी ने जो किताब लिखी है, उसका नाम है फुतुह उस सलातीन। दोस्तों, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप याद रखिएगा कि विलक्षणता इस तथ्य में निहित है कि यह मध्य युग में लिखा गया एकमात्र काव्यात्मक इतिहास है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये काव्यात्मक इतिहास है। इसने ये पुस्तक तो लिखी, लेकिन ये किस रूप में है? काव्यात्मक रूप में है।
ईसामी का वर्णन सीधा साधा और सरल है, जिसमें अलंकरण नहीं है। मतलब इसने जो भी चीजें लिखी हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लिखी हैं, घुमा फिरा के ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी इसने नहीं लिखा है। हालांकि ईसामी में एक इतिहासकार की प्रवृत्ति नहीं थी, वह अक्सर ऐतिहासिक तथ्यों को कल्पना के साथ मिश्रित करता रहता था। तो इसकी जो कृति है फुतुहत उस सलातीन, तो उसको पूर्णतः इतिहास मान लेना ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो शैली है वो इस तरह की है, चीजों को थोड़ा सा अपनी कल्पना से भी उसमें लिखता रहता था, तो इसको पूरी तरह से इतिहास नहीं माना जा सकता। ईसामी प्रशासकों के एक परिवार से था जिन्होंने तुर्की सुल्तानों को शुरुआती सेवाएं दी थीं। ईसामी के मन का झुकाव, इसका जो थोड़ा सा झुकाव था वो सूफी विचारों की ओर था, और वो एक शेख थे जैन उल हक का, उनका ये शिष्य था। उनका वृत्तांत गजना के सुल्तान महमूद, जो कि जिसका शासनकाल 1030 ईस्वी तक था, उससे शुरू होकर 1350 ईस्वी तक का है, जो पूरे 350 वर्षों का इतिहास है, और जो बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा लिखा है वो किसके ऊपर ज्यादा लिखा है, वो लिखा है अलाउद्दीन बहमन शाह, जो कि बहमनी का सुल्तान था। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में दोस्तों हम क्या देखते हैं कि अमीर खुसरो जो थे, उनका समय काल था 1253 से लेके 1325, यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो थे। ये एक कवि इतिहासकार थे। उनकी शैली शब्द बहुल और काव्यात्मक कल्पना और अलंकारों से भरपूर थी। इनके लेखन में कालानुक्रम का अभाव था। इसका मतलब है कि दोस्त ये जो भी लिखते थे वो ऐसा नहीं कि ये घटनाओं को क्रम में नहीं लगाते थे कि जो पहले हुई उसको पहले लिखे, बाद में हुई उसको बाद में लिखे। ये कहीं भी कोई भी घटना या कोई भी उसका जिक्र कभी भी कर देते थे। खुसरो की खजाइन उल फुतूह नाम की जो किताब है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना था? उसका शासनकाल था 1296 से लेके 1316 तक। तो इस टाइम में ये भी इनका भी शासनकाल इतना इसी टाइम में है, तो ये दोनों समकालीन है। तो अमीर खुसरो ने जो अपनी किताब लिखी है खजाइन उल फुतूह, उसमें उसके अलाउद्दीन के शासनकाल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। खुसरो की मिफ्ताह उल फुतूह जलालुद्दीन खिलजी के पदारोहण और उनकी सैन्य उपलब्धियों से संबंधित है। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी जो था उसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था। खुसरो का लेखन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बुलंदी को प्राप्त करता है। उन्होंने एक नई शैली यानी गद्य में लिखना शुरू किया। अब तक तो जो था वो काव्य में लिखते रहे थे, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल में आके इन्होंने गद्य शैली को भी अपने लिखने में एडॉप्ट कर लिया। खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई मुख्यतः अलाउद्दीन के दक्कन अभियानों से संबंधित है। सुल्तान बनने से पूर्व 1295 में उसकी जो देवगिरी की जीत थी उससे लेकर के 1312 तक। तो इसमें जो खजाइन उल फुतूह है उसमें जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उसके ने दक्कन में जो अभियान किए थे उनका सारा जो है ये खजाइन उल फुतूह में लिखा हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर शासन के अधीन स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें केवल स्थानीय प्रशासन ही नहीं, इसमें आपको विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, ये कब कब स्ट्रांग बना, इसके जो राजा थे वो सबसे शक्तिशाली या सबसे महान राजा कौन थे इस जो वंश के। बहमनी शासकों ने विजयनगर शासकों को अपनी शक्ति के प्रमुख केंद्र तुंगभद्रा से दूर प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार करने के लिए विवश किया। शुरू में विजयनगर शासकों को रायचूर और तुंगभद्रा दोआब में बहमनी शक्ति को दबाने में मुश्किल उठानी पड़ी, क्योंकि बहमनी शासकों की वारंगल स्थित राजकोंडा के बेलमाओं के साथ संधि थी। तो जो शुरुआत के बहमनी शासक थे, इन्होंने जो विजयनगर के शासक थे उनको थोड़ा सा परेशान किया। इन परिस्थितियों में विजयनगर को उत्तर की ओर बढ़ने से रोका एवं उसे दक्षिण में तमिल क्षेत्र तथा प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में विस्तार करने के लिए विवश किया। तो दोस्तों हुआ क्या था, जो बहमनी साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य के ठीक उत्तर में था। तो उस टाइम जो बहमनी शासक थे उनकी संधि थी जो राजकोंडा के बेलमा थे उनके साथ में।
तो इस वजह से जो विजयनगर के शासक थे वो उत्तर की ओर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। फिर उन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा साम्राज्य विस्तार वो दक्षिण की तरफ किया, पूर्व और पश्चिम की तरफ उसको किया। 1336 से 1422 के मध्य मुख्य संघर्ष विजयनगर एवं बहमनी शासकों के मध्य हुए। इसमें तेलुगु चोड़ा सरदारों ने बहमनी शासकों का और राजकोंडा के बेलवाओं एवं राजामुंड्री के रेड्डियों ने विजयनगर का साथ दिया। इसके बाद की जो सिचुएशन थी वो पलट गई और फिर इनके दो गुट बन गए। 1422 से 1446 के दौरान रायचूर दोआब के अधिग्रहण को लेकर विजयनगर और बहमनी शासकों के मध्य संघर्ष छिड़ा, जिसमें विजयनगर की हार हुई। इसने शासकों को मुस्लिम तीरंदाजों तथा अच्छी नस्ल वाले घोड़ों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए उसके पुनर्गठन के लिए विवश किया। तो जब विजयनगर की हार हुई तो उसके बाद क्या था, इन्होंने अपनी जो सेना थी उसकी कमजोरी पे ध्यान दिया। तो इन्हें लगा कि हमारी सेना में जो घोड़े हैं, उनकी तीरंदाज हैं और घोड़े हैं वो अच्छे नहीं है, तो इन्होंने उस पर फिर काम किया। अब विजयनगर के जो महानतम शासक थे वो कौन थे? राजा कृष्णदेव राय, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1509 से लेकर 1529 तक था। इस अवधि में बहमनी शक्ति का पतन हुआ, जिसके फलस्वरूप 5 राज्यों का उद्भव हुआ। अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही। तो दोस्तों ये आप पांचों जो रियासतें थी इनको याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन किसका शासन था। जैसे अहमदनगर में जाम शाही थी, बीदर में बरी शाही थी, कई बार इनको भी पूछ लेता है। बहमनी सल्तनत के विघटन की ओर अग्रसर होने के कारण कृष्णदेव राय को बीजापुर के आदिल शाहियों से कोविलकोंडा और रायचूर तथा बहमनी शासकों से गुलबर्गा एवं बीदर प्राप्त करने में सहायता मिली। कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, कोंडाविडु जो था, जो कृष्णा नदी के दक्षिण का एरिया था उनमें कोंडाविडु था, तथा नालगोंडा जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश में है, पर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो जो कृष्णदेव राय थे, इनके शासनकाल में जो विजयनगर था वो अपनी ऊंचाइयों पर था। इसके बाद धीरे धीरे उसका जो बैटल ऑफ तलाईकोंडा था, या जिसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध या तालकोटा का युद्ध 1565 में जो हुआ था, उसमें जो है विजयनगर साम्राज्य का है जो पतन हो गया था। उनकी हार हो गई और धीरे धीरे करके फिर इसका पतन हो गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्कन में बहमनी राज्य के उदय और सुदृढ़ीकरण का वर्णन कीजिए। बहमनी राज्य के राजनीतिक विकास को हम 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रथम चरण है वो 1347 से लेके 1422 तक का है। ये इनमें गतिविधियों का जो केंद्र था वो गुलबर्गा था। इसी चरण में जो प्रमुख विजय थी वो हासिल की गई। हम जैसा कि हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो ये जो टाइम पीरियड था इसमें इनके साथ में जो बहमनी शासक थे, इनके साथ में कौन थे? जो बेलमा थे वो इनके साथ में थे, जिसकी वजह से इनकी उनके साथ संधि थी, जिससे ये विजयनगर को हरा पाए और विजयनगर का इन्होंने जो साम्राज्य विस्तार है वो उत्तर की ओर नहीं होने दिया। अब द्वितीय चरण जो था 1422 से लेके 1538, इसमें इनकी जो राजधानी थी वो गुलबर्गा से स्थानांतरित होकर बीदर चली गई थी। जो हालांकि बीदर ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी यहाँ की जो जमीन थी वो ज़्यादा उपजाऊ थी और थोड़ा सा ये ज़्यादा केंद्रीय स्थिति में थी। अब जो दूसरा चरण था, इसी चरण में अफाकी और जो दक्षिणी थे उनके मध्य में जो संघर्ष था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। और बहमनी राज्य का फैलाव उत्तर में मांडू से दक्षिण में रायचूर तक तथा पूर्व में भोंगीर से पश्चिम में दभोल और गोवा तक था। तो ये इनका राज्य विस्तार था। इस युग में तेलंगाना और विजयनगर के रायों से बहमनियों की मुख्य प्रतिद्वंद्विता थी। जो पहला पीरियड था ये पहले चरण की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे इनकी मुख्य प्रतिद्वंद्विता किससे थी? जो विजयनगर के राय शासक थे उनसे थी। शीघ्र ही 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी शासक को विजयनगर के पक्ष में गोवा से हाथ धोना पड़ा। फिर जैसे जो 14वीं सदी का उत्तरार्ध आया तो उसमें क्या हुआ कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसने इनसे गोवा वगैरह को छीन लिया था। 1422 से 1538 के मध्य की अवधि की विशेषता राजधानी का गुलबर्गा से भीतर स्थानांतरित होना है, ये हमने पढ़ लिया। यह केंद्र में और सामरिक महत्व की स्थिति में था। 3 भाषाई क्षेत्रों मराठी, कन्नड़ और तेलुगु का यहाँ संगम होता था। तो जो हमारा बीदर था उसमें 3 भाषाओं का जो संगम उसको मान सकते थे। इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? मराठी, कन्नड़ और तेलुगु।
इस अवधि में वारंगल को बहमनी राज्य में मिलाया गया। गुजरात के विरुद्ध युद्ध में बहमनी शासकों की हार का मुख्य कारण अमीरों के दो गुटों दक्खनियों और अफाकियों के मध्य आंतरिक संघर्ष था। दक्खनियों ने बहमनी शासकों के साथ विश्वासघात किया। तो दोस्तों जो गुजरात में था, बहमनी शासकों के ने गुजरात में युद्ध किया था जिसमें उनकी हार हुई थी। तो इसका मुख्य कारण माना जाता है कि इनको जो कुलीन वर्ग था, जिसमें दक्खनी और अफाकी, ये दो वर्गों में इनका बट गया था और उनमें इनमें फिर आपस में संघर्ष हो रहा था, जिसकी वजह से इसका जो नुकसान है वो हमारा बहमनी साम्राज्य को देखने को मिला। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एकता की परिभाषा दीजिए। मुक्ति इक्तादार की शक्तियों तथा कार्य क्या थे? तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं चलिए एकता क्या थे। तो जो एकता थे, एकता एक भूमि अनुदान था एवं उसका प्राप्तकर्ता मुक्ति का या बलि कहलाता था। तो एकता जो था वो एकता क्या था? भूमि अनुदान था, और उसको जिसको एकता दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? मुक्ति या बलि। तो ये तो इसके अर्थ रहे। अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए तुर्की सुल्तानों ने अपने अमीरों को नगद वेतन के स्थान पर राजस्व अधिकार, एकता जिसको राजस्व भूमि अनुदान का आवंटन किया। जो तुर्की सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, इन्होंने क्या किया था कि इनके जो कुलीन थे, इनको ये नगद वेतन ना देके इनको भूमि एक अनुदान के रूप में देते थे, और उनको बोलते थे कि आप वहां से अपनी सेना रखो, उसको ऑपरेट करो, उसका जो खर्चा आए वो आप किससे लो? आपको ये भूमि दी जा रही है, यहाँ से आप राजस्व वसूल करो, उससे आप अपनी वहाँ पे सेना मेंटेन करो, उस एरिया का जो प्रशासन है उसको चलाओ, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा राजस्व है वो हमारे लिए दो, और युद्ध वगैरह में जब भी जरूरत पड़े तो आप अपनी सेना हमारे लिए दो। तो इस तरह का ये जो भूमि अनुदान था उसको बोलते थे हम एकता। और जो जिनको दिया जाता था जो कुलीन वर्ग को, उसको बोलते थे बलि या मुक्ति। अपने एकता से कर वसूल करके अपने सैनिकों को वेतन देते थे और स्वयं अपने खर्च के लिए निश्चित राशि ले लेते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व, जिसको फवाजिल बोलते थे, को केंद्रीय सरकार को भेज देते थे। एकता एक अरबी शब्द है और प्रारंभिक इस्लामी राज्यों में ये व्यवस्था अपनाई गई थी। राज्य की सेवा करने के पुरस्कार के रूप में ये एकते दिए जाते थे। जो प्रारंभिक जो इस्लामी व्यवस्था थी, तो उसमें एकता जो थे वो राज्य की जो कोई अगर सेवा कर रहा है तो उसको पुरस्कार के रूप में दिए जाते थे। लेकिन इस टाइम तक आते आते इनका स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ गया था। एकता के अनुदान का अर्थ भूमि पर अधिकार देना नहीं था, ये अनुदान वंशानुगत भी नहीं था। तो जो एकता वाली भूमि थी वो ऐसा नहीं था कि किसी को भूमि अनुदान दे दिया तो वो उस पे उसका हक हो गया। तो ये केवल वो उस टाइम पीरियड के लिए दी, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दी जाती थी, और ये टेम्परेरी थी, अस्थायी तरह से दी जाती थी। और ये वंशानुगत भी नहीं थी कि अगर एक कोई इक्तेदार है उसके बाद में उसके पुत्र को भी वो दी जाएगी। हालांकि ऐसा होता था कि इनका समय समय पे एक एकता से दूसरे एकताओं में ट्रांसफर भी होता रहता था जो इक्तेदार थे उनका। फिरोज तुगलक के काल में इक्ताधारियों ने वंशानुगत अधिकार अर्जित कर लिए थे। तो धीरे धीरे तुगलक, जो फिरोज तुगलक था, उसका शासनकाल आते आते इन्होंने वंशानुगत अधिकार कर लिए थे उस पे। ये राजस्व अनुदान स्थानांतरणीय भी थे। इक्ताधारकों को 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता था। तो हमने पढ़ लिया। अमीरों या कुलीनों को दिए जाने वाला राजस्व अनुदान में इक्ताधारियों को राजस्व वसूलने के अतिरिक्त सैनिक और कानून तथा व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी निभाना होता था। तो इनको उसमें जो सैनिक की सहायता थी वो भी राजा को देनी पड़ती थी, और कानून और व्यवस्था भी उस एरिया की बनाए रखनी पड़ती थी। एकता प्रशासन में प्रभावी परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। तो खिलजी के काल में दोस्तों क्या हुआ? केंद्रीय जो वित्त विभाग था, जिसको दीवाने बिजारत बोलते थे, इसने संभवतः क्या किया? प्रत्येक इक्तादारों द्वारा होने वाली अनुमानित राजस्व आय का आकलन किया। इन्होंने ऐसा लगाया कि कौन इक्ता जिसके जिसके हैं पास हैं इक्तेदार हैं, तो उनके में कितना राजस्व का अनुमान है। गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कुछ उदार नीति अपनाई। मोहम्मद तुगलक के काल में मुक्ति और बलि के हाथ में कुछ वित्तीय अथवा राजस्व संबंधी अधिकार वापस लिए गए और केंद्रीय अधिकारियों को दे दिए गए। तो जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, उसने जो राजस्व की आय का अनुमान किया, फिर उसके बाद उसने जो बहुत सख्त नियम बनाए कि आपको इतना राजस्व देना है, इतनी तारीख तक आपको सबमिट करना ही करना है, और फिर अगर कोई उसमें फेल होता था उसको ये फिर दंड दिया करता था। हालांकि उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक आया,
तो उसने थोड़ी सी उदार नीति अपनाई कि हाँ ठीक है, अभी अगर कहीं सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया तो वो कम भी दे सकता था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक आया जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं, उसने थोड़े से अधिकार इनसे ले लिए थे और जो अपने केंद्रीय अधिकारी थे उनको ये अधिकार दे दिए थे। तो दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राजनीति में अफाकी और दक्खनियों के मध्य संघर्ष की चर्चा कीजिए। तो जो बहमनी राजनीति, जो बहमनी वंश, बहमनी शासक थे, उनके लिए जो सबसे खतरनाक, उनके साम्राज्य का पतन का जो मुख्य कारण था वो यही था कि उनके जो कुलीन थे अफाकी और दक्खनी, इनके मध्य में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इस संघर्ष ने पूरे बहमनी साम्राज्य को डुबा दिया। अफाकी शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक, वे लोग जिन्हें मूल स्थान से उखाड़ दिया गया है और वे अब किसी प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये जो थे अफाकी थे, इनको ये किसी प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये फ्री थे। अफाकी यहाँ ईरान, ट्रांसऑक्सियाना और इराक से आए थे। ये भारत में कहाँ कहाँ से आए थे? ईरान, इराक और ट्रांसऑक्सियाना से आए थे। दक्खनियों और अफाकियों के मध्य वास्तविक संघर्ष 1397 में गयासुद्दीन तहमतान के काल में हुए, जब उसने कई अफाकियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो जब इसने अफाकियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया तो जो दक्खनी थे, जो दक्खनी गुट था, वो नाराज हो गया कि ये आउटसाइडर हैं, ये बाहर के लोग हैं, तो इनको इतने ऊंचे ऊंचे पदों को क्यों दिया जा रहा है। अफाकियों की नियुक्ति ने पुराने अमीरबर्ग और त्रगचलिन के नेतृत्व वाले तुर्की गुट में असीम असंतोष को जन्म दिया। त्रगचलिन ने 1397 में इनके प्रभाव को कम करने में सफलता प्राप्त की, जब उसने सफल षड्यंत्र कर गयासुद्दीन को मरवा कर शमसुद्दीन दाऊद द्वितीय को एक कठपुतली सुल्तान बनाया। तो जैसे ही गयासुद्दीन ने जो अफाकी थे उनको उच्च पद दिए, तो इनका जो दूसरा दक्खनी था, दक्खनियों का जो लीडर था तग्रचलिन, तो उसने क्या किया, तग्रचलिन ने जो गयासुद्दीन था उसको ही मरवा के, जो सम्राट था उसी को मरवा के, और दूसरा सम्राट शमसुद्दीन दाऊद द्वितीय को कठपुतली सुल्तान बना दिया, जो कि जो दक्खनी थे उनके हिसाब से चलता था। अफाकियों की यह अद्भुत प्रगति उनके द्वारा दक्खनियों की तुलना में लगातार वफादारी के प्रदर्शन के कारण हुई थी। इन दो गुटों के मध्य विवाद को अहमद के गुजरात के विरुद्ध मुहिम में देखा जा सकता है, जब दक्खनियों के असहयोग के कारण मलिक उत तुज्जार के नेतृत्व में बहमनी सेना को पराजय उठानी पड़ी। तो इन जो दोनों को संघर्ष था, इसकी वजह से जो बहमनी की सेना थी वो गुजरात का युद्ध हार गई थी। दक्खनियों ने हबसी, जो अबिसिनियाई गुट था, उनसे दोस्ती की। हबसी गुट ने 1487 में राजा को मारने का एक दुस्साहसिक प्रयास किया, किंतु ये असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में दक्खनियों का कत्लेआम प्रारंभ हुआ, जो 3 दिनों तक जारी रहा। इन गुटों के झगड़ों ने केंद्र को कमजोर कर दिया था। तो दोस्तों ये जो अफाकी और दक्खनी थे, इनके जो जो झगड़े थे, इनके मध्य में जो संघर्ष हुआ था, उसकी वजह से जो बहमनी की जो केंद्रीय सत्ता थी उसका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया, और बाद में बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया था। बहमनी साम्राज्य का विघटन किसमें हुआ था? 5 रियासतों में हुआ था। दोस्तों 5 रियासतें कौन कौन सी थी? गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर और बीजापुर। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था के माध्यम से चलने वाला सल्तनत का संचार तंत्र अत्यंत कुशल और तीव्रगामी था। तो दोस्तों जो दिल्ली सुल्तान थे, इन्होंने ना डाक व्यवस्था का जो जो स्थापना करी थी, वो बहुत अच्छे लेवल की इनकी डाक व्यवस्था थी। और उस टाइम ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो जो डाक व्यवस्था ही इनका पूरे साम्राज्य का संचार तंत्र था। तो अगर वो ही अच्छी नहीं होगी तो समाचार फिर एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच नहीं पाते थे, जिससे जो रियल टाइम सिचुएशन थी वो सुल्तान को वो पता नहीं लग पाती थी। तो वो रियल टाइम सिचुएशन उसको पता लगे जल्दी से जल्दी, तो इसके लिए इन्होंने क्या करी, डाक व्यवस्था को अपनी मजबूत बनाया था। अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन इस व्यवस्था के संचालन का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता अल उमरी और एया बिन अहमद सरहिंदी ने उपलब्ध कराया है। भारत में डाक 2 तरह की होती थी। एक तो होती थी घोड़े की डाक, जिसको क्या बोलते थे, उलाक बोलते थे, और जिसमें क्या होता था, प्रत्येक 4 मील पर तैनात होते थे शाही घोड़े, इनके द्वारा इसका संचालन किया जाता था। तो इसमें होता क्या था, जैसे ही हर 4 मील पे घोड़े लेके कुछ लोग
तैनात रहेंगे। एक डाकघर टाइप का होता था, वहां पे घोड़े लेके, शाही घोड़े जो थे अच्छी किस्म के, वो वहां पे उनको लेके तैनात होते थे। तो जैसे ही कहीं डाक वहां कहीं किसी जगह से निकली है तो वो एक घोड़े वाला उस घोड़े का जो सवार है वो लेगा उसको और तीव्र गति से उसको 4 मील दूर दूर दूसरा डाक बंगला रहेगा वहां तक पहुंचा देगा। फिर वहां से एक दूसरा बंदा उसको टेक ओवर करेगा और फिर आगे लेके वो जाएगा। तो इस तरह से ये डाक जो अपना गंतव्य स्थान था वहां तक पहुंचती थी। अब दूसरी तरह की जो डाक थी वो थी पैदल डाक। इसके प्रत्येक मील में 3 चौकियां होती थी जिसे दावा कहा जाता है, अर्थात मील का 1/3। तो जो पैदल वाली डाक थी तो इसमें क्या होता था, 1 मील के अंदर ही 3 चौकियां, डाक बंगले जो होते थे। और जो उलाक था हमारा उसमें 4 मील के बाद होता था, तो इसमें 1 मील में 3 होते थे जिसको क्या बोलते थे, दावा। तो प्रत्येक 1/3 मील पर अच्छा खासा आबाद गांव होता था जिसके बाहर 3 तंबुओं में धोती लपेटे आदमी दौड़ने को तैयार बैठे होते थे। इसमें क्या होता था कि इन तंबुओं में जो डाक ले जाने वाले आदमी थे वो दौड़ने के लिए दौड़ के डाक ये ले जाते थे, तो वो उनको बोलते थे हरकारा। तो वो हरकारे तैयार बैठे रहते थे, जैसे ही कोई डाक आई उन्होंने अपने बस हाथ में ली और तीव्र गति से दौड़ना शुरू कर दिया, अगली उसमें पहुंचा दिया, वहां से उसने लिया और फिर अगले में पहुंचा दिया। तो इनके पास में एक डंडा होता था, उस डंडे में एक घंटी बंधी रहती थी। तो जब ये दौड़ते थे रोड पे तो उस घंटी की आवाज दूर से ही सुनाई पड़ती थी। तो जैसे ही ये दूसरी डाक बंगले के नजदीक पहुंचते तो उस डाक बंगले को सुनाई पड़ जाता घंटी की आवाज। तो उनका जो डाक ले जाने वाला हरकारा था वो वहां पे रेडी हो जाता, जैसे ही ये पहुंचता वो सेम टाइम इससे डाक लेके और फिर आगे के लिए दौड़ पड़ता था। तो इस तरह से ये वाली जो डाक थी, कई बार तो ये ऐसा होता था कि जो घोड़े वाली जो उलाक थी उससे भी तेज होती थी। पैदल डाक घोड़े की डाक से अधिक तीव्र है और अक्सर खुरासान के फलों को लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से सुल्तान के इस्तेमाल के लिए गंगा का पानी दौलताबाद लाया जाता था, लेकिन मोहम्मद तुगलक के काल में 3 की जगह 10 दौड़ने वाले तैनात किए जाते थे। बर्नी लिखता है कि जब अलाउद्दीन कहीं अभियान भेजता था तो वह राजधानी से उस स्थान के बीच संचार को सुनिश्चित कर लेता था जहां सेना को ठहराना होता था। तो देखिए, इससे ही हमें पता लगता है कि उस टाइम की जो सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था थी वो कितनी मजबूत थी। कुशल डाक व्यवस्था ने दिल्ली के सुल्तानों को साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में कड़ी नजर रखने में मदद की। अधिक संभावना यह है कि यह डाक व्यक्तिगत निजी संदेशों के संचार के लिए नहीं थी, लेकिन इसने सैनिकों को अपने परिवारों से जुड़े रहने और उनकी खोज खबर रखने में सहायता की होगी। हालांकि ऐसा मानते हैं कि ये जो डाक थी ये निजी, इससे जो निजी पत्र थे वो नहीं ले जाए जा सकते थे, लेकिन हाँ फिर भी अगर किसी सेना की जो जानकारी है वो केंद्र में है तो उससे जो हमारे सैनिक वगैरह थे उनकी भी जानकारी हम पता लगती थी कि हाँ वो भी सही सलामत स्थिति में ही होंगे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के केंद्रीय प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत थी उनका केंद्रीय प्रशासन किस तरह का था, उनकी जो केंद्र में जो सत्ता थी वो किस तरह से उसको मैनेज करते थे, तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन का संचालन सुल्तान की अधीनता में होता था, तो सुल्तान ही करता था उसका, लेकिन ये किसके माध्यम से करता था, जो विभिन्न अमीर थे उनकी, अमीर क्या, जो जिनको हम आज कुलीन वर्ग बोलते हैं, या आज बिल्कुल मॉडर्न तरीके में कहें तो जो हमारी जो कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, उस तरह के उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, ये अमीर हुआ करते थे। शाही राज दरबार, इसमें क्या क्या था, जो इनका जो केंद्रीय प्रशासन था उनमें एक तो था शाही राज दरबार या राज परिवार। ये वह स्थान था जहां सुल्तान के द्वारा राज्य के समस्त कार्यों को संपन्न किया जाता था। सभी विचार विमर्श तथा निर्णय यहाँ सुल्तान के द्वारा संपन्न किए जाते थे। तो दूसरा क्या होता था, दूसरा था हमारा वकील ए दर। इस पे पूरे महल या राज परिवार की देखभाल का उत्तरदायित्व था। तो जो वकील ए दर था इस पे पूरे राज परिवार की देखभाल करने का उसका जिम्मा था। सुल्तान के जो निजी कर्मचारी थे उनके वेतन भत्ते आदि को बांटना भी इसी का काम था, वकील ए दर का। दूसरा था हमारा अमीर ए हाजिब, मुख्य शाही प्रबंधक, जिसे बारवेक के तौर पर भी जाना जाता था। शाही दरबार के समारोहों और शिष्टाचारों का इसके ऊपर उत्तरदायित्व था। तो दोस्तों, ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, इनका ऐसा सच कोई वो है नहीं, ये आपको रट के ही जानी पड़ेंगी। अब नकायब उल नुकवा, सुल्तान के आदेशों को अमीरों, सिपाहियों और आम जनता के बीच उद्घोषित करने का कार्य कौन करता था, नकायब उल नुकवा। अब जो सुल्तान के अंगरक्षक थे उनको बोला जाता था जानदार, और इनका जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था सरजानदार।
इसके अलावा ओहदादार ए दरहा का ये कर्तव्य होता था कि वह रात में सभी दरवाजों की सुरक्षा और रक्षा को सुनिश्चित करे। अब हमारा अगला है अमीर ए मजलिस। ये जो सुल्तान की सभी निजी सभाओं को सुरक्षित रखने का प्रबंध कौन करता था? अमीर ए मजलिस। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग दीवान वजारत के प्रमुख के रूप में वजीर प्रधानमंत्री का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो जो हमारा दीवान वजारत था जिसको वित्त विभाग बोलते थे, उसका जो प्रधान कौन था? वजीर। इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। वजारत विभाग के प्रमुख कार्य थे राजस्व वसूल करना, व्यय पर नियंत्रण रखना, लेखा या हिसाब किताब रखना, वेतन बांटना तथा सुल्तान के आदेश पर इक्ता आवंटन की व्यवस्था करना। अब जो नायब उल मुल्क अन्य अधिकारी था जो सुल्तान के नायब की तरह काम करता था, जिसको आज के जो हमारे ऑर्डरली टाइप के लोग रहते हैं उस तरह का ये नायब उल मुल्क होता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है उल्मा। सल्तनत में उल्मा अर्थात धार्मिक वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। तो अगर दोस्तों हम लेमन्स लैंग्वेज में समझें तो उल्मा क्या होते थे? तो उल्मा होते थे जो एक जो ये हम जानते हैं कि सल्तनत जो काल था वो इस्लाम, इसमें जो शासक थे वो सारे के सारे इस्लाम धर्म के थे। तो इस टाइम पे जो इस्लाम का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसके जो धार्मिक वर्ग था, जो काजी थे, जो मस्जिदों वगैरह में रहा करते थे, तो इनका जो सूफी संत वगैरह थे, इनको जो था इनको कहा जाता था उल्मा कहा जाता था। अब इनके बारे में चलिए देखते हैं। उल्मा सल्तनत में उल्मा अथवा धार्मिक वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। महत्वपूर्ण वैधानिक और न्यायिक पदों पर नियुक्ति इन्हीं के वर्ग से की जाती थी। अब इनमें प्रमुख कौन कौन थे? सद्र थे, शेखुल इस्लाम थे, काजी, मुफ्ती, मुहतसिब, इमाम तथा खतीब। ये उलमाओं के कई पद थे जो इनको दिए जाते थे। इस वर्ग के रखरखाव के लिए सुल्तान द्वारा कर मुक्त राजस्व भू अनुदान भी दिए जाते थे। तो इनको जो रखरखाव है उसके लिए क्या करता था जो सुल्तान है, वो भूमि अनुदान भी देता था जो कर मुक्त होती थी। उल्मा मुस्लिम समाज के सर्वाधिक विद्वतापूर्ण और सम्मानित वर्ग से संबंध रखते थे। उन्होंने मुख्यतः स्वयं को अध्यापन और विद्या अर्जन के मार्ग में समर्पित किया था। ये माना जाता है कि वे पैगंबर के इल्म फराज के उत्तराधिकारी थे। इल्म फराज क्या होता है? मुस्लिम जो कानून है उसको इल्म फराज बोलते हैं। कोई भी धर्मशील व्यक्ति जो विद्वता तथा उच्च नैतिक आदर्श रखता हो समाज द्वारा स्वीकारा जा सकता था और आलिम जो उल्मा का बहुवचन है वो बन सकता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ये वंशानुगत है, कोई भी व्यक्ति है जो अच्छा उसका नैतिक जो चरित्र है वो बहुत अच्छा है तो वो भी उल्मा बन सकता था। हमारी जो दूसरी श्रेणी है वो उलमाए दुनिया की थी, जो उमरा और राजाओं से बेझिझक घुलते मिलते तथा सांसारिक दृष्टिकोण रखते थे। उलमाए दुनिया भौतिक लाभों की आकांक्षा रखते थे और अक्सर राज्य के धार्मिक प्रकृति के कई पदों पर आसीन होते थे। अब जो काजी थे उनकी लगभग लगभग सभी कस्बों में इनकी जो थी वो नियुक्ति होती थी और ये क्या करते थे वहाँ पे, तो जो शरीयत कानून था उसके हिसाब से जो हमारे दीवानी मामले थे उनको सुलझाने का काम ये काजी किया करते थे। अब जो खतीम और इमाम है इनकी नियुक्ति कहाँ करी जाती थी? ये मस्जिद में करी जाती थी और ये काफ़ी विलासितापूर्ण अपनी जीवन शैली इनकी वहाँ पे रहती थी। कई उलमा मदरसों में अध्यापकों के रूप में भी नियुक्त होते थे। अब उनमें जो सबसे प्रतिष्ठित आलिम या उलमा होता था उसको क्या बोलते थे? प्रधान उस्ताद, उनको बनाया जाता था। अब उलमा जो थे उनको दिल्ली सुल्तानों के दरबार में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था, यद्यपि इनमें से कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। हालांकि इनका जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन इनको दिल्ली के जो सुल्तान था उसके ऊपर उलमाओं का अच्छा खासा जो प्रभाव था वो रहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सुल्तानों की मुद्रा प्रणाली। तो दोस्तों किसी भी जो शासक होता है या कोई भी वंश होता है तो उसकी मुद्रा प्रणाली से हमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक तो अगर हम ये देखते हैं कि उस शासनकाल में या उस समय काल में किस तरह के सिक्के ढाले जा रहे थे। अगर मान लो वो सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के चला रहा था तो उनकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत रही होगी। अगर वो किसी और धातु के जो कम प्रीसियस थी, जो कम बहुमूल्य धातुएं थी, उनके सिक्के चला रहे होंगे तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ी सी कम रही होगी। और सिक्कों की संख्या, अगर संख्या सिक्कों की बहुत ज़्यादा होगी तो उससे हमें ये पता लगता है कि उस समय का जो व्यापार था वो फल फूल रहा होगा।
और अगर सिक्कों की संख्या बहुत कम है तो इसका मतलब वस्तु विनिमय ज़्यादा होता होगा, और जो इन मुद्रा थी वो काफ़ी कम लेवल पे थी, जिससे व्यापार बहुत पूरी तरह से नहीं हो पा रहा होगा। अब चलिए देखते हैं दिल्ली सुल्तानों की जो मुद्रा प्रणाली थी वो किस तरह की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही मुद्रा अर्थव्यवस्था में बहुत वृद्धि हुई, जो विशेष रूप से 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बढ़ी। तो 1350 के आसपास जो था, जो मुद्रा व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के उपरांत बड़ी मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को जारी करना इसी भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रीकरण की एक सहवर्ती प्रक्रिया थी। तो जैसे दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई, उसके बाद उन्होंने बड़ी संख्या में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। अब जो मुद्रा के मानकीकरण का श्रेय वो किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसका जो शासनकाल था जो 1210 से लेकर 1236 तक था। मानकीकरण का दोस्तों अर्थ क्या होता है? इसका मानकीकरण का अर्थ होता है कि कोई सिक्के हैं तो उनको किस अनुपात में उनका एक्सचेंज रेट रहेगा। मान लो सोना है तो सोने का एक सिक्का जो रहेगा वो किस वजन का रहेगा, किस क्वालिटी का रहेगा, उसमें सोना है वो कितने परसेंटेज का रहेगा, उसका आकार क्या होगा। इसके अलावा सोने और चांदी के सिक्के का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या रहेगा, सोने के एक सिक्के के बराबर में चांदी के कितने सिक्के मिलेंगे। तो ये सारे किसने निर्धारित किए थे? जो मानक थे वो निर्धारित किए थे इल्तुतमिश ने। उसने सोने और चांदी के सिक्के चलाए, उनको टंका बोलते थे, और जो तांबे के थे वो सिक्के उनको क्या बोलते थे? जीतल बोलते थे। अब उसने जो सोने के, चांदी और सोने के मध्य में क्या अनुपात जो निर्धारित किया वो था 1:10 का। इसमें अगर सोने का एक सिक्का है तो आपको चांदी के 10 सिक्के देने पड़ेंगे सोने का एक सिक्का लेने के लिए। सल्तनत टकसालों द्वारा सामान्य तौर पर 3 धातुओं के सिक्के जारी किए जाते थे, जिनमें थी सोना, चांदी और बिलन। अब जो बिलन होता था वो क्या था? चांदी की जो तांबा था उसमें थोड़ी सी चांदी मिला दी जाती थी। बंगाल द्वारा प्रेषित सोना व चांदी 13वीं सदी के दौरान सिक्कों की ढलाई का मुख्य स्रोत था। तो जो सोना और चांदी बंगाल से आता था, तो इस टाइम पे जो 13वीं शताब्दी थी उसमें वही सिक्कों को बनाने का प्रमुख स्रोत था। उत्तर भारत और बाद में दक्कन के खजानों पर कब्जा सोने व चांदी के सिक्कों की ढलाई में बहुत सहायक रहा। जब बाद में उत्तर भारत और जो दक्कन के जो इलाके थे उन पे कब्जा हो गया, तो इनको बहुत सारा सोना वगैरह, चांदी वगैरह इनको मिल गई, जिससे कि इन्होंने बहुत सारे सिक्के वगैरह ढाले। सल्तनत की टकसालों ने न केवल सरकारी कोष के लिए सिक्के जारी किए, बल्कि निजी व्यापारियों द्वारा लाए गए सोने, चांदी और विदेशी सिक्कों को भी मुद्रांकित किया। तो ये क्या करते थे? केवल अपने ही सिक्के जारी नहीं करते थे, जबकि कोई व्यापारी वगैरह है वो भी अगर सिक्के बना के ला रहा है, उसके पास भी सोना चांदी है, तो उसके लिए भी ये सिक्के उस पर अपनी मोहर लगा देते थे और बोलते थे हाँ ये आपके सिक्के हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल तक चांदी की मुद्राएं प्रमुख थीं। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से सोने और बिलन की तुलना में चांदी के सिक्कों की संख्या में गिरावट हुई। मोहम्मद तुगलक के अधीन सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों पर छा गए, और फिरोज तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लगभग लुप्त ही हो गए। तो जो मोहम्मद तुगलक था, इसने तो क्या किया था? इसने तो पेपर करेंसी वगैरह भी चलाई थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा टोकन करेंसी चलाई थी, वो बहुत ज़्यादा इसकी सक्सेसफुल हुई नहीं, और इसको बाद में उसको बंद करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे आते आते क्या हुआ, फिरोज तुगलक के टाइम तक आते आते जो चांदी के सिक्के थे वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए। फिर 15वीं शताब्दी में बिलन सिक्के प्रचलन में प्रभावी रहे, क्योंकि लोधी शासकों द्वारा अन्य सिक्के जारी नहीं किए गए। फिर जो लोधी वंश था उन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्के जारी नहीं किए, तो जो बिलन, जिसमें क्या होता था, जो तांबा था उसमें थोड़ी सी चांदी मिला के इनको बनाया जाता था, उसी के सिक्के बाद में चलते रहे थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वीं से 15वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों जो उत्तर भारत था उसमें लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जो भक्ति आंदोलन था ये इसका उदय हुआ, और इससे क्या है, बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। अब तुर्कों के आक्रमण के पहले उत्तर भारत के सामाजिक क्षेत्र पर राजपूत ब्राह्मण गठबंधन का वर्चस्व था, जो किसी भी प्रकार के गैर ब्राह्मण आंदोलन के सख्त खिलाफ थे। तुर्कों के आक्रमण के साथ इस्लाम का भी आगमन हुआ, और इससे ब्राह्मणों की शक्ति और प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। तो जैसे जैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ, तो जो ब्राह्मण वगैरह थे उनकी थोड़ी सी शक्ति कम हुई, और इससे पहले तो उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तो ये लोग मतलब जो गैर ब्राह्मण आंदोलन थे उनको कुछ चलने नहीं देते थे। लेकिन जैसे तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, तुर्कों का अधिकार हो गया दिल्ली पे, तो इसके बाद में बहुत सारे आंदोलन थे वो भक्ति आंदोलन सामने आए।
इस प्रकार निरीश्वरवादी आंदोलनों के उदय का रास्ता साफ हो गया। इन आंदोलनों ने जाति विरोधी और ब्राह्मण विरोधी सिद्धांत अपनाए। इन्होंने क्या, इन जाति प्रथा का विरोध किया था। इन्होंने जो ब्राह्मण जो अनुष्ठान वगैरह पाखंड कराते थे, आडंबर कराते थे, उन सब का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बहुत सारी जो सामाजिक एक्चुअली जो धर्म की कुरीतियां थी उनका विरोध किया था। ये जो भक्ति आंदोलन थे इन्होंने। अब इनमें जो भक्ति आंदोलन के जो नायक थे उनमें कौन कौन थे? कबीर थे, धन्ना थे, नानक जी थे, गुरु नानक जी, पीपा जी थे। तो ये सब लोग भक्ति आंदोलन के नायक थे। अब चित्रकला की चौर पंचशिका शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चित्रकला की हम देखेंगे चौर पंचशिका शैली ये क्या थी। चौर पंचशिका वह पांडुलिपि है जो कश्मीरी कवि बिल्हण की कृति है। तो जो चौर पंचशिका शैली है जो किसने शुरुआत करी थी इसकी, तो कश्मीर के कवि बिल्हण थे उन्होंने। बिल्हण द्वारा उस समय ये कलमबंद की गई जब वह राजकुमारी के प्रेम के अपराध में मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहा था। इसने अपने जो बेदर्द अनुराग का लयबद्ध रूप में गुणगान किया है। चौर पंचशिका की उत्पत्ति के संदर्भ में संदिग्धता बनी हुई, लेकिन यह माना जाता है कि 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में किस्सागोई एवं सजावट के रूप में इस चित्रकला का विकास हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि चौर पंचशिका पांडुलिपियों का विकास मानव सिर को विभिन्न दिशाओं में मोड़कर परिवर्तित रूप में चित्रण एवं आँखों के उभरेपन में कमी वाले चित्रों के चित्रण के ज्ञान के बाद ही हुआ है। अब चौर पंचशिका जो शैली थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो हम देख लेते हैं। इसमें सभी चित्र जो थे आयताकार हैं, जिनकी जो दूसरी साइड है उस पर लिखाई करी गई है। ये वस्तुतः पश्चिम भारतीय पोथी पद्धति की विरासत माने जाते हैं। पश्चिम भारतीय शैली की उभरी आंखों की जगह एक विशिष्ट कोण से बना चेहरा तथा एक बड़ी आंख उसका स्थान ले लेती है। जो चौर पंचशिका शैली थी उसमें चित्र एक ही सतह पर आए जिनमें चमकीले प्राथमिक रंगों की पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। तो इसकी जो चित्रों की पृष्ठभूमि है इसमें किस तरह के रंग प्रयोग किए गए हैं, तो चमकीले प्राथमिक रंग है उनका प्रयोग किया गया है। इसमें सुंदरता का बहुत ज़्यादा स्थान है। कलाकारों की ललित कल्पना शक्ति तथा नाटकीय रंग से रंगों का प्रयोग अत्यंत मनोरमय लगता है। कई बार व्यक्तियों को किसी प्रक्रिया में रत चित्र दिखाया गया है। भारतीय चित्रकला में यह एक दुर्लभ उपलब्धि है। इनकी विशिष्टता की तुलना भारतीय चित्रकला में केवल कुछ से ही की जा सकती है। तो जो चित्रकला की ये जो चौर पंचशिका शैली थी ये काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी मनमोहक थी। हम दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख सूफी सिलसिलों की सूची बनाइए। चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो दोस्तों सल्तनत काल में जो सूफी सिलसिले थे वो बहुत सारे सिलसिले भारत में आए। ये मुख्यतः ईरान वाला जो एरिया था वहाँ से ये भारत में आए। तो ये सूफी जो संत थे ये रहस्यवादी संत थे, थोड़े उदारवादी टाइप के लोग थे। ये भारत में आए, इन्होंने भारत में अपने सिलसिले स्थापित किए और इनमें जो प्रमुख सिलसिले थे वो 2-3 ही सिलसिले प्रमुख थे। और भी सिलसिले थे, हालांकि जो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना भारत में कार्य क्षेत्र बनाया वो सिलसिले केवल 2 ही थे, जिसमें सोहरावर्दी और चिश्ती सिलसिला प्रमुख हैं। इसके अलावा एक बहुत सारे सिलसिले थे वो उनके बारे में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इन्हीं दोनों सिलसिले के बारे में प्रमुख रूप से आज पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम सोहरावर्दी सिलसिला। तो सोहरावर्दी सिलसिला सल्तनत काल का प्रधान सूफी सिलसिला था। भारत में जो इसके संस्थापक थे वो उनको माना जाता है शेख बहाउद्दीन जकरिया को माना जाता है। वह खुरासान के थे और जो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे उनके ये शिष्य थे। और जो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे उन्होंने बगदाद जो कि आज का ईरान का एरिया है वहाँ पे जो इनका सिलसिला था उसकी शुरुआत करी थी। अब इन्होंने जो शेख बहाउद्दीन जकरिया थे इन्होंने अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया था किसको? मुल्तान और जो सिंध का एरिया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था पर मुल्तान पर उसके प्रतिद्वंदी कुवाचा का आधिपत्य था। तो जो शेख बहाउद्दीन जकरिया थे उन्होंने जो कुवाचा का जो प्रशासन था उसकी कड़ी आलोचना करी थी। अब इल्तुतमिश और जो मुल्तान का सुल्तान जो था कुवाचा, इसके बीच में बहुत सारे संघर्ष हुए। तो इन संघर्षों में जो शेख बहाउद्दीन जकरिया थे जो सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे उन्होंने खुले रूप से किसका समर्थन किया था? इल्तुतमिश का किया था। अब सल्तनत पंजाब, सिंध और बंगाल सोहरावर्दी गतिविधि के 3 प्रमुख केंद्र रहे थे।
विद्वानों की आम राय यह है कि सोहरावर्दी सूफियों ने हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने को प्रेरित किया और इसमें उन्हें शासक वर्ग की सहायता मिली, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये ऐसा नहीं था। लेकिन इस दृष्टि में सोहरावर्दी और चिश्ती सूफियों में जमीन आसमान का फर्क था। चिश्ती सूफियों ने धर्म परिवर्तन करना और अपनी शिक्षाओं का लक्ष्य नहीं बनाया था। तो ऐसा मानते हैं कि जो सोहरावर्दी थे उन्होंने थोड़ी बहुत लेवल तक जो धर्म परिवर्तन था उसको फोकस किया था, लेकिन जो चिश्ती थे, चिश्ती संप्रदाय के लोग थे, चिश्ती सिलसिले के लोग थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन को अपनी शिक्षाओं का केंद्र नहीं बनाया था। उन्होंने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया और शासक वर्ग से अपना संबंध बनाए रखा। जैसा कि हम जानते हैं शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने लगातार इल्तुतमिश है उसके संपर्क में ये थे। समकालीन चिश्ती संतों के विपरीत उन्होंने व्यवहारिक नीति अपनाई और काफ़ी संपत्ति इकट्ठी की। ये लोग जब राजा से संपर्क रखते थे तो राजा फिर इन्हें दान वगैरह भी देता था, जिससे इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। दोस्तों, हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला। सल्तनत काल में चिश्ती संप्रदाय का विकास दो चरणों में हुआ। 1356 में जो शेख नसीरुद्दीन थे चिराग दिल्ली, इनकी मृत्यु के बाद प्रथम चरण समाप्त हो गया। जो दूसरा चरण था उसकी शुरुआत 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुई थी। अब भारत में जो सूफी संप्रदाय है इनमें सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय संप्रदाय है वो क्या, चिश्ती सिलसिला ही था। इसका जो प्रारंभ है वो कहाँ हुआ था, हेरात में हुआ था। और हमारा जो सोहरावर्दी सिलसिला था उसकी जो शुरुआत कहाँ हुई थी, वो बगदाद में हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में इस संप्रदाय की स्थापना की। तो और हमारे सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने करी थी, शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने। अब ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वे गौरी के आक्रमण के समय भारत में आए थे और 1206 में वे अंतिम रूप से अजमेर में बस गए और उन्हें मुसलमानों और गैर मुसलमानों सभी का आदर प्राप्त हुआ। तो जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि जो अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उस पर आज भी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग जाते हैं। कई दंत कथाओं में उन्हें इस्लाम धर्म के उत्साही प्रचारक के रूप में दर्शाया गया, पर असलियत ये है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन में कभी सक्रिय हिस्सा नहीं लिया और गैर मुस्लिमों के प्रति उनका दृष्टिकोण उदारवादी था। तो जो सोहरावर्दी थे उन्होंने हालांकि थोड़े बहुत लेवल तक जो धर्म परिवर्तन था उसको अपनी शिक्षाओं का केंद्र बनाया था, लेकिन जो चिश्ती थे उन्होंने धर्म परिवर्तन को बिल्कुल भी अपना जो शिक्षाएं थी उसका केंद्र नहीं बनाया और उन्होंने जो अपना दृष्टिकोण है वो दूसरे धर्मों के प्रति उदारवादी ही रखा था। दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी थे। फिर दिल्ली में कौन आए थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं की जो याद है या इन्हीं के उसमें जो हमारा इल्तुतमिश था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने कौन सी जो मस्जिद थी उसका मीनार थी उसका निर्माण कराया था, कुतुब मीनार। उसका निर्माण जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे इन्हीं की याद में कराया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के एक दूसरे खलीफा शेख हमीनुद्दीन नागौरी ने राजस्थान के नागौर में अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया था। उन्होंने शासन से जुड़े लोगों के साथ संबंध नहीं रखा, वह शुद्ध रूप से शाकाहारी थे। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इन्होंने क्या है, राजाओं से ज़्यादा संपर्क नहीं रखा। दिल्ली में जो बख्तियार काकी था इसके खलीफा राजा फरीनुद्दीन मसूद उनके उत्तराधिकारी बने। वह गज शंकर या बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उत्तराधिकारी या उनके जो थे वो कौन बने, बाबा फरीद। उन्होंने शासक और अमीर वर्ग से कोई संबंध नहीं रखा। नाथपंथी योगी उनकी खानकाह में आकर रहस्यवाद के स्वरूप पर बहस किया करते थे। तो दोस्तों, खानकाह क्या थी, ये जो सूफी जहाँ रहा करते थे इनकी जो शिक्षाओं का केंद्र था, या जिसको हम लेमन्स लैंग्वेज में आश्रम बोले, उसको क्या कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था। पंजाब में उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि उनकी मृत्यु के 300 वर्ष बाद भी उनके पदों को 1604 में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव द्वारा आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो दोस्तों, इनकी जो जिनके जो पद थे वो इतने सेकुलर थे कि इनको बाद में जो सिख धर्म के 1604 में गुरु अर्जन देव ने उसको गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया, तो इसमें इनके भी पदों को रखा गया है दोस्तों। और इनकी खानकाह वगैरह थी वो जो किसी संप्रदाय विशेष से ऐसा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रखती थी। इसमें नाथपंथी योगी वगैरह थे, ये सब आके जो अपना वाद विवाद किया करते थे। उत्तर भारत के प्रमुख एकेश्वरवादी आंदोलनों तथा उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। अब उत्तर भारत में जो एकेश्वरवादी आंदोलन थे उनमें वही प्रमुख थे, कबीर दास जी थे, नानक दास जी थे और
क्या बोलते हैं अपने धन्ना थे, पीपा थे, ये सब संत प्रमुख रूप से एकेश्वरवादी आंदोलन थे। इनका जो आंदोलन थे ये किस तरह के आंदोलन थे? ये थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर की एक सत्ता है, ये सभी धर्मों में विश्वास करते थे, किसी जाति वगैरह को नहीं मानते थे, सारे धर्मों की एक ईश्वर की ईश्वरीय सत्ता थी उसमें विश्वास करते थे। जो समाज में कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, जो भेदभाव थे, उन सबका ये विरोध करते थे। 15वीं सदी के दौरान शुरू होने वाले एकेश्वरवादी आंदोलन में निसंदेह कबीर का प्रथम और सर्वप्रमुख शख्सियत थे। कबीर के बाद एकेश्वरवादी संतों ने अपना गुरु माना, वे उनका नाम आदर से लेते थे। रैदास या जो रविदास थे, वे कबीर के बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जाति से ये चर्म शोधक थे या चमड़े का कार्य करने वाला था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो समाज में सो कॉल्ड लोअर सोसाइटी या लोअर सेक्शन थे या सो कॉल्ड लोअर कास्ट थी, उनके लोग भी आके ये जो एकेश्वरवादी आंदोलन थे इनमें शामिल हो रहे थे या इनका जो वो कर रहे थे। धन्ना का काल 15वीं शताब्दी है। राजस्थान के एक जाट किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। इस काल के अन्य संतों में सेन हैं जो कि नाई थे, पीपा, ये सब महत्वपूर्ण हैं। गुरु नानक ने भी कबीर और अन्य एकेश्वरवादियों के समान ही अपने मत का प्रचार किया था। तो ये कुछ लोग थे जो हमारे एकेश्वरवादी आंदोलन थे इनके प्रमुख लोग थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सूफी और भक्ति आंदोलन के जो सांस्कृतिक समन्वय था वो किस तरह का था। तो हम ऐसा देखते हैं कि जो सूफी संत थे वो प्रमुख रूप से थोड़े धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे, वो रहस्यवादी टाइप के लोग थे और वो कट्टर नहीं थे, किसी वह धर्म को ऐसे कट्टरता से मानने वाले नहीं थे। तो और उसी टाइम पे जो हमारा भक्ति आंदोलन भी चल रहा था, तो उन दोनों लोगों के बीच में, सूफी संत और जो भक्ति संत थे उनके बीच में वाद विवाद होते थे। तो वो एक दूसरे को अगेंस्ट में ना होकर एक दूसरे के सपोर्ट में रहते थे। तो सूफी और भक्ति आंदोलनों के बीच कुछ समानताएं ऐसी हैं जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ था। एकेश्वरवाद पर जोर, आध्यात्म गुरु, पीर या गुरु की भूमिका। देखो एकेश्वरवाद पे जो भक्ति आंदोलन थे वे भी देते थे और जो मुस्लिम संत थे, जो सूफी संत थे, वो भी ये बोलते थे कि अल्लाह एक है। और आध्यात्म गुरु या पीर की भूमिका, तो हम जो भक्ति संप्रदाय है ये भी, या जो हमारा हिंदू संप्रदाय है ये भी, जो हमारे गुरु है, गुरु परंपरा में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। और ये सूफी जो संत थे वो तो खुद में ही गुरु थे और वो भी मानते थे कि हाँ गुरु परंपरा काफ़ी वो अलग लेवल पे ले जाती है। ईश्वरीय रहस्यवादी मिलन, तो ये रहस्यवादी टाइप के जो लोग तो थे ही, तो और इसी तरह से जो भक्ति आंदोलन था उसके भी जो संत थे वो रहस्यवादी थे। इसके अलावा भक्ति संतों और कई सूफियों ने क्रमशः हिंदू और इस्लाम धर्म के कट्टर और रूढ़िवादी जो तत्व थे उन पे लगातार ये लोग प्रहार कर रहे थे। तो ये जो सारी इनकी समानताएं थी, यही जो था यही सांस्कृतिक समन्वय था। कश्मीर में स्थापित ऋषि सिलसिला, ये जो ऋषि सिलसिला था, ये जो सूफी सिलसिला था, ये मुस्लिम सिलसिला था लेकिन इसका नाम था ऋषि सिलसिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके जो सूफी आंदोलन थे इस पे भक्ति आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था। सल्तनत काल के दौरान और सूफी और जो नाथपंथी थे उनके बीच में लगातार वाद विवाद एक दूसरे से होते रहते थे वो। और ऐसा नहीं कि वो वाद विवाद मतलब लड़ाई वो होते थे, संघर्ष नहीं होता था, वो प्रोडक्टिव डायरेक्शन में होते थे कि ये एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर बैठ के खानकाहों में किया करते थे, रहस्यवाद के स्वरूप पर बहस करते थे। आरंभक चिश्तियों ने नाथ के नैतिक मूल्यों और उनकी सामूहिक जीवन पद्धति को सराहा। तो जो चिश्ती संप्रदाय था उसने जो नाथपंथी थे उनके जो उच्च नैतिक मूल्य थे उनको और उनकी जो जीवन पद्धति थी उनको काफ़ी सराहा था। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा सल्तनत काल था 1200 लेके 1550 तक, उसमें मंदिरों का निर्माण किस तरह से हुआ, या मंदिरों का निर्माण हुआ भी कि नहीं हुआ, या उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, तो क्या है वो सब देखते हैं। उत्तर भारत में 5वीं से 13वीं सदी के बीच में बहुत कम मंदिरों की संरचनाएं ही शेष रह गई हैं। तो उत्तर भारत की जो संरचनाएं हैं वो लगभग खत्म ही हो गई। उत्तर भारत में कुछ ऐसी ज़्यादा रही नहीं। उसका प्रमुख कारण ये भी है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो पूरा जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत में ही केंद्रित था और इस टाइम पे कई सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लूटा गया उनको। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो उनके अवशेष बहुत ज़्यादा बचे नहीं। भारत में पल्लव और चालुक्य शासकों द्वारा 6वीं से 8वीं सदी के बीच प्रदत्त संरक्षण ने मंदिर निर्माण के कार्य को अत्यंत लाभ पहुंचाया।
तो दोस्तों जो पल्लव और चालुक्य थे, इन्होंने, इनके जो शासक थे, उन्होंने मंदिरों को काफी संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन ये मुख्यतः कहाँ थे, इनका जो जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में था, इसलिए उत्तर भारत में बहुत ज्यादा मंदिर बचे भी नहीं और बाद में वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको किसी तरह का संरक्षण ऐसा प्राप्त नहीं हो पाया। 12वीं सदी से मंदिर परिसर को चारों ओर द्वारों से युक्त दीवार से दुर्गीकृत करने की रीति आम प्रचलन में आई। तो दोस्तों इससे पहले होता क्या था कि जो मंदिर थे उनके चारों तरफ दीवार नहीं, बाउंड्री वॉल थी, वो नहीं बनाई जाती थी, लेकिन जो 12वीं सदी थी, जब जो तुर्की आक्रमण हुए, उसके बाद मुस्लिमों का दिल्ली में शासन स्थापित हो गया, तो उसके बाद मंदिरों को प्रोटेक्ट करने की लोगों को आवश्यकता लगी और उसी क्रम में विकास हुआ जो मंदिरों की चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती थी उसका। ये द्वार बाद में विशाल और भव्य गोपुरम के रूप में विकसित हुए। सामान्यतः मुख्य पूजा कक्ष के ऊपर स्थित शिखर से भी ये ऊंचे होते थे। बाद में क्या हुआ, ये जो बाउंड्री वॉल थी धीरे धीरे इन्हीं को बढ़ा बढ़ा के जो हम मेन गेट एंट्रेंस लगाते थे, जो कि काफी भव्य आजकल हमें देखने को मिलता है, तो उसको क्या फिर बोला जाता था, गोपुरम। और ये गोपुरम कई बार तो इतने भव्य और ऊंचे होते थे कि जो मेन मंदिर था उसका जो मंडप था उससे भी ये बहुत ज्यादा ऊंचे होते थे। चोलों के उत्तराधिकारी पांड्य राजाओं के द्वारा पहले से मौजूद मंदिरों के चारों ओर दीवारों और गोपुरों का निर्माण कराया गया। जो तो चोलों के जो उत्तराधिकारी बाद में जो पांड्य राजा आए, तो उन्होंने इन जो मंदिर चोलों ने बनवाए थे उनके चारों ओर जो थी दीवारों और गोपुरम का निर्माण करवाया। पांड्य शैली की परिणति मदुरई, श्रीरंगम तथा अन्यत्र स्थित भव्य मंदिर परिसरों को देखने में मिलती है, जिनका वर्तमान स्वरूप 17वीं सदी से संबंध रखता है। तो जो पांड्य थे, जो चोलों के उत्तराधिकारी बाद में बने थे या चोलों के बाद आए थे, तो इन्होंने भी कई सारे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो मस्जिद निर्माण था वो किस तरह का था इस टाइम पे। तो भारत में तुर्क शासन की स्थापना के साथ इस्लाम का आगमन अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक संरचना मस्जिद को लेकर आया और कई अन्य इस्लामिक संरचनाओं के साथ साथ इसने मस्जिद को भारत में मजबूती के साथ स्थापित किया। तो जैसे तुर्क शासन था उसकी दिल्ली में स्थापना हुई, इस्लाम का आगमन हुआ, तो ये अपने साथ में जो मस्जिदें थे वो मस्जिदें बनाने की कला भी भारत में लेकर आए। अब मस्जिद होता क्या था, मस्जिद वह सार्वजनिक स्थान है जहां अनुयायी एकत्रित होते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो मस्जिद में क्या है, इनके जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे वो एकत्रित होते थे और अपनी नमाज अदा करते थे। मस्जिद के आंतरिक हिस्से में दो सुपरिभाषित प्रकारों से इतर थोड़ी बहुत ही भिन्नता दिखाई देती है। मस्जिद का पश्चिमी छोर है, जिसे भारत में लीवान के रूप में जाना जाता है, सामान्य रूप से व्यवस्थित खंभों के ऊपर टिकी छत के रूप में होता है, जिसे सामान्यतः 3 गहरे कक्ष होते थे, किंतु ये कक्ष अधिक भी हो सकते थे। छत या तो सहतीर और कोष्ठ के ऊपर टिकी होती थी या मेहराबों पर। तो दोस्तों इसको ना समझ के हम लेवेंस लैंग्वेज में समझते हैं कि जो हमारे उस टाइम के जो मस्जिद बनते थे उनमें जो मेहराबें थी, मेहराबें और जो गुंबद थे उनका प्रयोग बड़े लेवल पे किया जाता था। तो ये जो मस्जिद का विकास हुआ इसमें इसी तरह की गुंबदें और मेहराबों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद इसी क्रम में जो दिल्ली सल्तनत थी, इसी की मस्जिदों को बाद में देख के जो मुगल जो स्थापत्य कला थी उसका विकास भी इन्हीं चीज़ों को देख के हुआ। तो हालांकि सल्तनत काल में भारत में बड़े लेवल पे मस्जिदों का निर्माण हुआ और ये मस्जिदें एक से एक अच्छी तरह की मस्जिदें वगैरह भी बनाई गई, जो जिनके अवशेष हमें आज भी मिलते हैं। जैसे अलाउद्दीन के द्वारा बनवाई गई जो मस्जिद थी वो दिल्ली में अभी भी स्थित है आज भी। मोहम्मद तुगलक की कृषि नीति। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको ऐसा कहा जाता है कि ये पागल बादशाह था। उसने कृषि के लिए बहुत सारे सुधार किए, हालांकि उसके सुधार इतने ज़्यादा वो हो नहीं पाए क्योंकि उसके शासनकाल में जो करप्शन था वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ गया था, जिसलिए ये कुछ नीतियां जो ऊपर बनाता था वो नीचे उसी रूप में एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी, जिस वजह से इसको अपनी नीतियों का कोई फ़ायदा मिल नहीं पाया। हालांकि इसने नीतियाँ जी तो वो नीतियाँ जो थी वो अपने समय काल से कई 100 साल आगे की बनाई थी। तो चलिए देखते हैं इसकी कृषि नीति क्या क्या थी। प्रारंभ में मोहम्मद तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की भूमि की माप पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली को गुजरात, मालवा, दक्षिण भारत और बंगाल में लागू किया। हालांकि उसने बाद में जो कृषि की दर थी उसमें विशेष वृद्धि कर दी। फिर दूसरे कर थे जैसे खराज था, चराई था और गृह कर था, इसको घरी बोलते थे, इसको भी सख्ती से वसूला जाने लगा।
इसने क्या किया, इसने बोला कि नहीं, मवेशियों को मतलब उनको दागा जाए या उनकी पहचान बनाई जाए, फिर घरों की गिनती करी जाए जिससे कि कोई ऐसा ना रहे जो कर चोरी कर सके। तो इसके लिए उसने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। वास्तविक अब इसने इसके शासनकाल में हुआ क्या था, इसने जो बोला था कि जो उपज है उसका मेजरमेंट किया जाए कि किस किस से कितनी उपज होती है, और उसी के हिसाब से हम जो कर है, जो लगान है, उसको निर्धारित करेंगे। लेकिन इसके जो अधिकारी थे वो इतने करप्ट थे कि उन्होंने क्या किया कि वास्तविक उपज की बजाय उन्होंने जो बढ़ी हुई उपज थी उसका जो ब्यौरा इसको दे दिया। तो इसने फिर वो ज्यादा कर उन पे किसानों पे लगा दिया, जिसकी वजह से किसानों को बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। वास्तविक उपज के बजाय बढ़ी हुई उपज का प्रयोग और बाजार में चल रहे मूल्यों से कहीं अधिक मूल्यों के उपयोग से उत्पाद की कीमत तथा राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि अतिरंजनापूर्ण हुई थी, क्योंकि इसके पास गलत डेटा था। तो उस डेटा के हिसाब से इसने वो निर्णय लिया और वो बाद में किसानों के ऊपर बहुत भारी पड़ गया। राजस्व मांग में इस वृद्धि से जुताई योग्य भूमि कम होती गई, किसानों का पलायन हुआ। जब ये सारा बोझ किसानों के ऊपर पड़ा तो उन्होंने खेती करना छोड़ दिया और इसका जो एक अपने गांव वगैरह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। दोआब और दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन हुए। दिल्ली को इससे होने वाली अनाज की आपूर्ति बंद हो गई और लगभग 7 वर्षों तक जो दिल्ली थी वो अकाल की चोट में रही। इसने क्या किया था, इसने हालांकि कृषि सुधार बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन वही था, इसका जो जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इतना करप्ट था कि वो कुछ भी इफेक्टिव रूप से कर नहीं पाया उसको। इसने जुताई योग्य भूमि के विस्तार तथा कृषि सिंचाई के लिए कुएं खोदने जैसे कार्यों हेतु सोनघर नामक कृषि ऋण आरंभ किया। आप देखिए ये इसका कितना अपने समय से आगे का कॉन्सेप्ट था कि इसने कृषि ऋणों को शुरुआत करी थी, जिसको आज भी ये हम जिस फॉर्म में चल रहा है, हम जिसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। इस तरह से इसने भी लोगों के कृषि ऋण दिए कि आप आइए, लोन लीजिए, उससे खेती करिए और खेती करने के बाद हमारा लोन अपना वापस कर दीजिए। तो किसानों के पास ये किस लिए किया था कि किसानों के पास जो पूंजी है उसकी बहुत ज़्यादा कमी रहती है, उनके पास शुरुआत में लगाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो खेती में शुरुआत में बहुत ज़्यादा खर्चा लगाना, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए इसने ऋणों की व्यवस्था करी। अब हालांकि इसकी जो जो प्रशासन था वो इतना करप्ट था कि किसानों को शायद ही इसका कोई अंश मिला। इसने तो पॉलिसी बना दी लेकिन वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाई। कृषि को बढ़ाने के लिए फिर इसने दीवाने अमीर कोही नामक जो नया मंत्रालय था उसकी स्थापना करी थी। इसके दो मुख्य कार्यों में खेती योग्य भूमि में विस्तार और अनुपयोगी कृषि भूमि को सुधारने तथा बोई जाने वाली फसलों में सुधार लाना था। इसने क्या किया था, इसने जो खेती योग्य भूमि थी उसमें थोड़ा सा विस्तार किया जाए, मतलब कि जंगल है थोड़ा सा क्लियर किया जाए, झाड़ियां हैं उनको काटी जाए, जिससे जो कृषि योग्य भूमि है वो बढ़े। फिर जो बंजर भूमि है वो पड़ी है तो उसको थोड़ा सा सिंचाई वगैरह करके और जुताई वगैरह करके उसको उपयोगी भूमि में तब्दील किया जाए। ये इसके प्रमुख सुधार थे। इसने फिर ये भी सर्वे कराया कि गेहूं के स्थान पर गन्ना उगाओ, गन्ने के स्थान पर अंगूर और खजूर, इसकी कृषि की जानी चाहिए। यार मतलब ये कंटिन्यूस ये ट्राई करता रहा था कि किस तरह से अपनी जो साम्राज्य की कृषि है उसको बेहतर बनाया जा सके, लेकिन इसकी जो प्रशासन की वजह से इसकी जो पॉलिसियां थी वो इफेक्टिव, इसकी जो नीतियां थी वो प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकी। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन किस तरह का था? संभवतः पुरानी कृषि और भूमि कर व्यवस्था ही जारी रही इस टाइम पे। अंतर ये आ गया था कि केंद्र में भूमि के अधिशेष उत्पादन पर अधिकार करने वाला वर्ग बदल गया था। बर्नी है वो हमें 3 ग्रामीण अभिजात या उच्च वर्गों के विषय में बतलाता है। ये वर्ग कौन है? खोत, मुकद्दम और चौधरी, जो राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर या खराज वसूल करते थे। तो राज्य की ओर से जो किसानों से कर वसूल करने वाले कौन कौन थे? खोत, मुकद्दम और चौधरी। ये लोग किसानों से कर वसूल कर दीवान विजारत के अधिकारियों के पास जमा कर देते थे। इसलिए के बदले में उन्हें क्या होता था कि इन्होंने जो वसूली करी है उसी का एक भाग इनको इसके बदले में प्राप्त होता था, जिसको क्या बोलते थे? हक के खोती या खोती का अधिकार जिसको बोलते थे। अब एक्चुअली ये इनको कई बार ये राशि इनको नगद रूप में नहीं मिलती थी, बल्कि कर मुक्त भूमि के रूप में मिलती थी, अर्थात भूमि के एक भाग का कर वह स्वयं अपने पास रख सकते थे। तो इस तरह से इनकी जो है वो इनको पैसा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त ये किसानों से उनकी उपज का कुछ भाग अलग से लेते थे, जिसे बरनी किस्मत एक होती कहता है। मतलब कि ये तो मान लो कि आज के समय की जो रिश्वत थी उस तरह से ये ले लेते थे कि जो किसान है उससे उसका जो राजा के लिए कर लेना है वो तो लेना ही लेना है, उसके अलग से थोड़ा ले लिया जाए।
भूमि कर के अतिरिक्त प्रत्येक कृषक को गृह कर और पशु या चरागाह कर, जिसको चराई बोलते थे, वो भी इनके टाइम पे, जो दिल्ली सल्तनत थी उसके टाइम पे देना होता था। मध्यस्थ वर्ग अपनी भूमि के उस भाग पर कर नहीं देते थे जो कर मुक्त नहीं थी, बल्कि वे अपने कर का बोझ किसानों पर डाल देते थे। तो जो चौधरी, खोत या मुकद्दम थे, ये क्या करते थे, अपनी जो जमीन थी इनकी उसका कर नहीं देते थे, अपनी जमीन का भी कर वो किसान थे उन्हीं से ले लेते थे। तो गलत तरीकों से प्राप्त अत्यधिक दौलत ने इन्हें इतना घमंडी बना दिया कि वे राजस्व अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करते थे। तो ये जो गुलाम वंश था, इसके अंत समय तक आते आते इनका इतना वो बढ़ गया था कि ये जो राजस्व अधिकारी थे उनके भी कई बार आदेशों की ये अवमानना कर देते थे। जब उन्हें हिसाब देने के लिए बुलाया जाता था तो ये राजस्व कार्यालय में नहीं जाते थे। तो इस तरह से फिर जब ये अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आया तो उसने इन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए और इन पे बहुत कठोर कानून लागू कर दिए। शायद चौधरी सीधे कर इकट्ठा करने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि इब्न बतूता के अनुसार चौधरी जो था भाई कई सौ गांवों के जो परगने थे उनका प्रमुख माना जाता था। तो इस तरह से ये दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी राजस्व की नीतियाँ थीं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दियों में किन कारणों से नगरीकरण की प्रक्रिया सुगम और त्वरित हुई? तो जो सल्तनत कालीन काल था उसमें हमारे जो नगर थे वो किस तरह से उनका विकास हुआ, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। समकालीन ग्रंथों में जिन प्रमुख नगरों का विवरण मिलता है वे हैं दिल्ली जो राजधानी थी, मुल्तान, अनिलवाड़ा, खंभात, कड़ा, लखनौती और दौलताबाद जिसको देवगिरी बोलते हैं। लाहौर एक बड़ा शहर था, परंतु 13वीं शताब्दी के मंगोल आक्रमणों के बाद इसका ह्रास हुआ और ये 15वीं शताब्दी में दोबारा से ये अपनी सम्मानजनक स्थिति में आ गया था। प्रारंभिक चरणों में तुर्क आक्रमणकारी अपने घुड़सवारों के साथ अपने इक्ताओं के मुख्यालयों में रहने लगे। फिर आरंभिक अवस्था में इक्ता मुख्यालय में मुक्ति, उनके घुड़सवार, उन पर निर्भर अन्य वर्ग, नौकर चाकर और उन सभी के परिवार केंद्रित थे और ये एक बड़े सैनिक शिविरनुमा शहर में रहते थे। तो दोस्तों अगर हम इसको लेमन्स लैंग्वेज में समझें तो जो एक तो राजा था जो राजधानी में रहा करता था, तो राजा था, उसके आसपास उसके जो कर्मचारी थे, उसके सेवक थे, उन सब की बस्तियां बस गईं। तो अब वहाँ पे कोई राजा खेती तो करेगा नहीं, राजा की सेवा करने वाले लोग थे वो भी खेती नहीं करेंगे। तो वो क्या थे, जो गांव थे उनसे अधिशेष उत्पादन पे ही डिपेंड रहते थे। तो वहाँ पे वो फिर धीरे धीरे करके शहर बन गए। दूसरे इनके जो जो मुक्ति होते थे जिनको ये खेती देते थे वो सारे राजधानी में तो रहते नहीं थे, उनका जो प्रशासन था वो प्रांतों में दूर दूर का उनका वो था। तो वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते थे तो वो भी विलासितापूर्ण जिंदगी जीते थे। तो उनके आसपास भी जो उनके सेवकों का, उनके जो विश्वास पात्र लोग थे उनका जो जमावाड़ा होता गया और धीरे धीरे करके वहाँ ये लोग कृषि वगैरह में तो इन्वॉल्व थे नहीं, तो वो धीरे धीरे करके आगे चल के शहर बनते गए। तो इस तरह से जो हमारी 13वीं और 14वीं शताब्दी थी उसमें नगरीकरण का विकास हुआ। और इसमें क्या था कि जो हमारी इस टाइम तक जो ईरान से ये जो तुर्क लोग आए थे ईरान इराक से, तो वहाँ की जो स्थापत्य कला थी वो भी इनके साथ में आई। तो इन्होंने जो घर वगैरह थे, जो महल वगैरह थे वो बनाना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से इनकी जो स्थापत्य कला थी वो थोड़ी विकसित हो गई थी और इस स्थापत्य कला के विकसित होने से इनके जो शहरों का निर्माण था उसमें बहुत ज़्यादा इनको मदद मिली। व्यापारीगण शहरों की आवश्यकताओं की आपूर्ति करते थे, जिससे व्यापार का ऐसा सिलसिला चला हमें जिसे प्रेरित व्यापार कहते थे। तो मान लो कहीं पे ये सारे लोग विलासितापूर्ण जिंदगी तो जीते ही थे, राजा और उनके जो कुलीन थे, जो मुक्ति बली थे, तो इनको जो विलासिता की चीजें लाने के लिए देने के लिए जो व्यापारी थे उन्होंने अपना वहाँ पे व्यापार शुरुआत कर दी। उस काल के मानदंडों के अनुसार इस वर्ग के पास अपार संसाधन थे, अतः वे इनसे अपनी रुचि के अनुसार आराम और विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए इस्लामी संस्कृति के केंद्रों से अप्रवास को प्रोत्साहन मिला। एक भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले इस नए शासक वर्ग की आराम और विलासिता की आवश्यकताएं भी भिन्न थीं। वे फारसी कविता और गाने, विभिन्न प्रकार के नृत्य, किताबें, पहनने के लिए रेशमी कपड़े तथा मेहराबी, न कि पत्थरों से निर्मित स्थूल का भवन निर्माण चाहते थे। तो ये सब चीज़ें अब इनके आसपास में इकट्ठी होने लगी। जब इनको ये सब चीज़ें चाहिए थी तो ये सब चीज़ें इनके कारीगर, इनको बनाने वाले, इन काम करने वाले, ये सब इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे करके शहरों का निर्माण हुआ।
अप्रवासी कुशल कारीगरों ने संभवतः नई तकनीकी और तकनीकी का प्रयोग किया, जैसे घर बनाए इन्होंने और शहरों का विकास हुआ। समय के साथ साथ भारतीय कारीगरों में भी नए शिल्पों के विषय में सीखा। फिर धीरे धीरे करके जो भारत के कारीगर थे वो भी नए नए विषय इनके शिल्पों के विषय में सीख गए थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है श्रमणिक परंपराएं। तो जो श्रमणिक परंपराएं थी इसके अंडर में मुख्यतः दो परंपराएं आती हैं, एक तो जैन है, दूसरी बौद्ध है। तो इन दोनों परंपराओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बौद्ध परंपरा के बारे में। तो जो हमारा टाइम पीरियड जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं ये है 13वीं 14वीं शताब्दी से 1300 से लेकर 1500 के बीच में, 1550 के बीच में। तो ये इसके दौरान जो बौद्ध धर्म था वो तंत्रवाद के गहरे प्रभाव की वजह से इसकी जो संरचना थी उसमें मूलगामी परिवर्तन हो गए थे। अब क्या था, जो परम सत्य की अनुभूति के लिए अब अमूर्त दर्शन के बजाय जो साधना, अभ्यास और इस पद्धति पर बल दिया जाने लगा था। तो फिर धीरे धीरे मंत्र और जो कर्मकांड के जो तत्व थे वो महायान बौद्ध का अभिन्न हिस्सा बनते चले गए। फिर महायान जो धर्म था वो मंत्रयान या मंत्रनय और पारमितायान या परमितानय में विभाजित हो गया। फिर ये जो महायान धर्म था वो दो उसमें विभाजित हो गया। मंत्रयान को तंत्रवादी धर्म बौद्ध धर्म का प्रारंभिक चरण मान सकते हैं। जब इसमें यौगिक अभ्यासों को शामिल किया गया तो ये पूर्ण रूपेण तंत्रवादी बौद्ध धर्म बन गया। इसी से बाद में वज्रयान की शाखा का जन्म हुआ जो तंत्रवादी बौद्ध धर्म था। तो जो वज्रयान था वो महायान से ही निकला। 10वीं शताब्दी तक वज्रयान के भीतर ही एक अन्य मत कालचक्रयान का जन्म हुआ। अतः जिस प्रकार बौद्ध धर्म में 7वीं सदी तक महायान ने हीनयान को विस्थापित कर दिया था, उसी प्रकार 10वीं सदी तक भारत में महायान को वज्रयान द्वारा विस्थापित कर दिया था। तो जैसे जो हमारा हीनयान था उसने हीनयान को किसने विस्थापित किया था, महायान ने 7वीं सदी में। फिर 10वीं सदी तक आते आते महायान को किसने विस्थापित कर दिया था, वज्रयान ने, जिसने हीनयान बौद्ध धर्म की मठ परंपरा और शास्त्रीय रूढ़िवादिता के साथ साथ महायान बौद्ध धर्म के बौद्धिक पांडित्य प्रदर्शन का भी विरोध किया। इसने जो वज्रयान था इसने दोनों चीजों का विरोध किया, इसने महायान का भी विरोध किया और हीनयान का भी विरोध किया। अब 11वीं 12वीं शताब्दी में बंगाल, दक्षिणी बिहार और कश्मीर में जो ये संप्रदाय था वज्रयान, ये प्रभावी बनकर उभरा। पाल शासकों के काल में रूढ़िवादिता और कर्मकांडवाद के विरुद्ध बंगाल में सहजिया बौद्धों का एक अन्य विद्रोह जन्म ले रहा था जो मंत्रों के जाप के भी विरुद्ध था। तो जो पाल शासक थे उनके जो शासनकाल में क्या हुआ था, जो बंगाल में जो कर्मकांड और रूढ़िवादितावाद था इसके विरोध में एक नए जो उसका सेक्ट का जन्म हुआ जिसका नाम था सहजिया बौद्ध। तो इस तरह से हमारा ये बौद्ध परंपरा थी। अब जैन परंपरा में क्या था, जैन धर्म को गुजरात के चालुक्य शासकों के अंतर्गत उदार संरक्षण प्राप्त हुआ। चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज के समय से ही, जिन्होंने अपनी राजधानी अनिलवाड़ा में मूलवस्त का जैन मंदिर का निर्माण कराया था, जैन धर्म गुजरात में पनपता रहा। तो जैन धर्म जो था वो चालुक्य शासकों के अंतर्गत इसको काफी संरक्षण प्राप्त हुआ था। दक्षिण भारत में पश्चिमी चालुक्यों और होयसालों दोनों ही जो थे वो जैन धर्म के महान संरक्षक थे। सत्याश्रय को जो जैन विद्वान विमल चंद्र पंडित देव द्वारा आध्यात्मिक मार्ग को में दीक्षित किया गया था उनका। जैन विद्वान होयसाल शासकों के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने जैन भिक्षुओं तथा मंदिरों को उदारता से अनुदान वगैरह ये सब प्रदान किए थे। जैन धर्म को समान रूप से कर्नाटक के सामंती स्वायत्त सरदारों का संरक्षण भी मिला, जिन्होंने कई जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब अनेक जिनमें जो स्थानीय स्वायत्त सरदार हैं, कुलीन हैं, उनके द्वारा जो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म को दिए गए संरक्षण है उसके बारे में हमें पता लगता है। अब जैन गतिविधियों का शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था दक्षिण भारत में था श्रवणबेलगोला। 1398 का सिद्धार बस्ती स्तंभ अभिलेख जो है वो अरहत बली और उनके जो शिष्य थे पुष्पदंत और भूत बली का उल्लेख जो प्रतिष्ठित जैन विद्वान है उनके रूप में करता है। हमारे पास 10वीं से 13वीं सदी के बीच भिक्षुओं को संघ, गण, लक्ष्य, बलि और शाखाओं की उपस्थिति के संदर्भ मिलते हैं जो दक्षिण भारत में पनप रहे थे। तो इस तरह से जो हमारी श्रमणिक परंपराएं थी वो खत्म होती हैं। इनमें दो ही परंपराएं थी, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा। अब हम दोस्तों देखते हैं वेदांतिक परंपराएं। तो वेदांतिक का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है वेदों का अंतिम भाग। वेदांतिक को उत्तर मीमांसा के रूप में भी जाना जाता है जो उपनिषदों के दर्शन पर आधारित दार्शनिक परंपराओं पर बल देता है।
अब जो वेदांतिक है इनको वेदों का जो अंतिम भाग है उसके रूप में माना जाता है। अब इसके जो मुख्य जो प्रतिपादक थे वो थे शंकराचार्य। इन्होंने क्या किया था, जो अद्वैत का जो सिद्धांत है वो दिया था। अब हमारा जो टाइम पीरियड है जिसके समय में हम पढ़ रहे हैं इसको 1300 से 1500 ईस्वी, तो उसमें जो वेदांत दर्शन का विकास है वो वैष्णव वैष्णव जो आचार्य थे उनके संरक्षण में हुआ था। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो विशिष्ट अद्वैतवाद है या श्री वैष्णव संप्रदाय था, ये क्या था। ये श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो नाथ मुनि थे, लेकिन इसको जो यमुनाचार्य थे उन्होंने इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अब रामानुज का जो विचार था वो ये था कि ये परम सत्ता एक है, तो अद्वैतवाद यही था कि परम सत्ता कोई केवल एक है। इसके बाद हम देखते हैं निम्बार्क। शंकर के माया के दर्शन के विरुद्ध, जो शंकराचार्य थे उनके माया के दर्शन के विरुद्ध एक तेलुगु ब्राह्मण निम्बार्क का मत संप्रदाय भी 12वीं सदी में विकसित हुआ। इन्होंने जो द्वैत अद्वैतवाद था, मतलब द्वैत और अद्वैतवाद, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये इस बात पे बल देते थे कि परमात्मा और जीवात्मा तथा ये चैतन्य संसार एक साथ भेद रखने वाले एक स्वरूप भी हैं और अभेद रखने वाले भिन्न स्वरूप भी हैं। तो जो निम्बार्क थे, शंकराचार्य ने तो केवल अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, इन्होंने द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि ये दोनों अलग भी हैं और एक भी हैं। इस तरह का सिद्धांत किसने दिया? निम्बार्क ने। फिर उसके बाद माधवाचार्य। माधवाचार्य का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक था, जहाँ उन्होंने माधव संप्रदाय के 8 मठों की स्थापना करी थी। इन्होंने जो गोपाल कृष्ण है और राधा के स्वरूप को इन्होंने नकारा था। अब इनके अनुसार क्या था, जीवात्मा अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर से भिन्न है, इस प्रकार उनका द्वैतवाद पर सिद्धांत विश्वास था। वह ईश्वर के संबंध को स्वामी और सेवक के संबंध में के समान समझते थे। उन्होंने शंकर को अद्वैत सिद्धांत का भी विरोध किया, तो ये मानते थे, ये द्वैतवाद में विश्वास रखते थे, तो इन्होंने फिर जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत था उसका माधवाचार्य ने खंडन किया। फिर बल्लभाचार्य को देखते हैं। शंकर के अद्वैत दर्शन के विरोध का चक्र बल्लभाचार्य के साथ पूर्ण होता है। उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उनके लिए क्या था, ये संसार और सभी जीव यथार्थता लिए हुए हैं, भाई कोई भ्रम मात्र या माया नहीं है, किंतु वे ब्रह्म से भी भिन्न नहीं है। निर्वाण केवल दैवीय अनुकंपा से ही हासिल किया जा सकता है, ना कि व्यक्तिगत प्रयासों से। तो इन्होंने ऐसा कहा कि जो निर्वाण है वो हम केवल अगर भगवान की कृपा होगी तभी उसको हम हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस टाइम पीरियड में जो हमारी दोनों परंपराएं थी, श्रमणिक तथा वेदांतिक परंपराएं थी, उनके जो मध्य संघर्ष था उसका आलोचनात्मक परीक्षण। तो उनके मध्य में संघर्ष यही था कि जैसे अलवार थे, अलवार वैष्णव थे, नयनार शिव थे। तो ये जो हमारे जो वेदांतिक परंपराएं थी वो भक्ति आंदोलन की तरफ से निकली हुई थी, और जबकि जो जैन और बौद्ध थे ये थोड़े से अलग टाइप के लोग थे। इन्होंने जो समतावादी समाज था उसके विकास पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन जो हमारी वेदांतिक परंपराएं थी ये समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बनाए रखना चाहती थी, और ये फोकस करती थी जो हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष पे ज़्यादा फोकस करती थी। जबकि जो जैन और बौद्ध थे उनमें ऐसा एज सच मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू, बाय।